गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में और आपके प्रारंभ बैच में। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया हैं और आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही है। और उसके अलावा मैं आपको यूपीएससी रिजल्ट्स के बारे में जानकारी दूं उसके पहले मैं आपको उससे भी ज़्यादा खास जानकारी देना चाहूँगा। यूपीएससी रिजल्ट्स आ चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से हम लोग यूपीएससी रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे थे। ये जानकारी तो बहुत खास है ही आपके लिए। उससे पहले मैं आपको एक बहुत खास जानकारी और बताता हूँ। ये जो क्लास शुरू होने के पहले आप बहुत सारी चैट्स कर रहे होते हैं ना, वो मैं यहाँ बैठ के पढ़ रहा होता हूँ। जैसे कोई बोल रहा था सर अभी तक आए नहीं, तो कोई टेलीग्राम ग्रुप बना रहा, तो कोई बात कर रहा, तो आपकी चैट्स ओपन होती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं स्टूडियो में ही होता हूँ। क्लासेस स्टार्ट होने में प्रोसीजरल टाइम कई बार लग जाता है, तो मैं खड़े होकर आपकी चैट्स पढ़ रहा होता हूँ। तो आप बहुत ही सावधान रहें इस बारे में, आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, क्योंकि आपके सारे कांड जो आप ये सोचकर लिख रहे होते हैं ना कि मैं देख नहीं रहा हूँ, वो मैं सारे यहाँ पर खड़े होकर पढ़ रहा होता हूँ और देख रहा होता हूँ। ये बहुत ही खास जानकारी थी, आपकी प्राइवेसी का हनन ना हो इसलिए मैंने बता दिया कि आपके सारे कांड आपका मास्टर पढ़ रहा होता है बिफोर स्टार्टिंग द क्लास। अब ऑल आपकी जो बैच है, वो आपकी जो क्लास है, वो मैंने शुरू कर दी है और यूपीएससी के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। तो कांग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरीवन जिसका सिलेक्शन इस बार हुआ है। अपने पीडब्ल्यू ओनली आईएएस से भी धमाकेदार रिजल्ट्स हर बार की तरह इस बार भी आए हुए हैं और 190 प्लस 290 प्लस जो सिलेक्शंस हैं, 290 प्लस सिलेक्शंस हमारे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस से ऑलरेडी हुए हैं, जो कि अलग अलग बैचेस से हैं। और अभी हमने इसमें इंटरव्यू गाइडेंस के जो नंबर्स हैं वो ऐड नहीं किए हैं। रैंक 7, 8, 11 और भी बहुत सारी बैचेस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की ओर से हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं और पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की ओर से ही भी जो हमारा ये पूरा सिलेक्शन रेशियो है वो काफ़ी बढ़िया रहा है। तो आफ्टर ऑल दीज, इन सभी चीज़ों के बाद अभी जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो हमारे उसी टॉपिक पर होगा जिस पर हम लास्ट सेशन में अपनी बातचीत कर रहे थे, अपना डिस्कशन कर रहे थे। हाँ, तो चलिए फिर यहां पर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। लास्ट सेशन में हम एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, उस चैप्टर का नाम था कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड के बारे में जब मैंने आपसे बताया था तो सबसे पहले मैंने आपको इस टॉपिक का एक फ्रेमवर्क बताया था। एंड व्हाट वाज दैट फ्रेमवर्क में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं, तो हमेशा यही बात होती है कि कैसे राजाओं की गद्दी गई, कैसे जमींदारों ने अपनी पावर लूज कर दी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक लॉसेस हुए, पॉलिटिकल चेंजेस हुए। लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता कि क्या हुआ पीजेंट्स के साथ, ट्राइबल्स के साथ, सब एल्टन लोगों के साथ जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे। ठीक है, नाउ विजेता भारती कहती हैं सब टॉपर्स खरीदते हैं। बेटा आप सेलेक्ट हो जाओ, आपको भी खरीद लेंगे। सेलेक्ट तो हो जाओ बेटा, आप क्यों इस चक्कर में पड़ते हो? कौन कहां क्या कर रहा है, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। ठीक है, आपका पहला जो टारगेट होना चाहिए ना, वो सिलेक्शन का होना चाहिए। अभी कोर्ट की गाइडलाइंस है, आपको बहुत फेयरली बताना होता है कि कौन सा बच्चा किस सेगमेंट से सेलेक्ट हो रहा है। और अपने यहां भी आपको बहुत ही क्लियरली बताया जाता है कि कौन सा बच्चा किस बैच से सेलेक्ट हुआ है। वो सृजन प्रीलिम्स बैच से है, सृजन मींस बैच से है, फाउंडेशन बैच से है, ऑनलाइन बैच से है, ऑफलाइन बैच से है। सो दैट इज द यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। बच्चा आपको जो है सेलेक्ट होना पहले पड़ेगा। दुनिया भर की चीजें पहले सोचते हो, खुद की पढ़ाई करके सिलेक्शन पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो। अभी कोर्ट गाइडलाइन से बच्चा हर इंस्टीट्यूशन बहुत ही फेयरली अपने रिजल्ट्स बताता है। यू विल बी द फूल who will not understand the tagline below the results। आपको एकदम ध्यान से देखना होगा कि नीचे क्या लिखा हुआ है, कौन सी बैच से वो बच्चा सिलेक्ट हुआ है, वो वहां पर कैसे क्या लिखा हुआ है। यू मस्ट नो दिस। ठीक है, तो परेशान मत हो कौन क्या खरीद रहा है, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। तुम मत बिकना, बस जस्ट इंश्योर कि जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो तुम मत बिक जाना। पता चला कि हम यहां पर जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्रारंभ बैच में आपको पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हुआ तो फिर आपको कोई पैसा लाके दे दे, बोल दे कि 10 लाख रुपए हम आपको दे देंगे, पीडब्ल्यू का नाम मत लो। तो आप पीडब्ल्यू को भी भूल जाओ और देवेंद्र सर को भी भूल जाओ और बिक जाओ। तो ठीक है, बिक मत जाना, डोंट गेट सोल्ड, बिकना मत। अच्छे से मेहनत करना, बढ़िया से तैयारी करना। यू जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। समझ गया बेटा? ठीक है, हाँ पीडब्ल्यू से लॉयल हैं, पीडब्ल्यू से लॉयल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे टेंशन ये रहती है कि हम दूसरों की क्या जो है खरीदने बेचने का काम करेंगे, हमारे बच्चे ना बिक जाएं। ठीक है, लॉयल हो ना, बिकोगे तो नहीं सिलेक्शन के बाद? ठीक है, तो सारे के सारे लॉयल हैं, कोई नहीं बिकेगा सिलेक्शन के बाद।
एग्जैक्टली, पहले एग्जाम क्लियर हो जाए। नो सर, वी आर लॉयल। ठीक है बच्चा, कभी बिकना नहीं बेटा, कभी भी नहीं बिकना। जिसका जो कंट्रीब्यूशन है आप एक्नॉलेज कर सकते हो या फिर एज पर यू। चलो हम लोग बातचीत कर रहे थे। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो बच्चा, चलो चलो अभी आपकी मुलाकात करवाएंगे टॉपर्स से। अभी आपकी टॉपर्स से मुलाकात करवाएंगे, एकदम ओरिजिनल टॉपर्स से जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी हुई है। ठीक है, और डोंट वरी अबाउट दैट, आपकी मुलाकात टॉपर्स से कराएंगे। वो आपको बताएंगे उन्होंने कौन से बैच से पढ़ाई करी है, क्या पढ़ाई करी है। वो जो बोल रहा था ना खरीदने वाला, वो सबसे पहले बिकेगा, मेरे को पता है, वो लॉयल नहीं है। बेटा तू ना बिकना बस, बाकी सब फेयर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे देखो कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड जो हमारा टॉपिक है, यहां पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एंड मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इस थीम को, इस टॉपिक को टैकल करने वाले हैं। इस टॉपिक में हमारी जो बातचीत थी शुरुआती दौर में, वो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर हुई थी। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज का पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। एंड नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट द इंडिगो। कब मुलाकात करवाएंगे? अभी मुलाकात करवाएंगे, थोड़ी देर में मुलाकात करवाएंगे, इसी सेशन में मुलाकात करवाएंगे। ठीक है, ठीक है। यहां पर समझो इश्यू ऑफ इंडिगो, इंडिगो के मुद्दे के ऊपर जो सेकंड पार्ट है हमारा इस सेशन का, दैट इज अबाउट इंडिगो। तो चलिए इंडिगो के बारे में बातचीत करते हैं। देयर इज अ स्टोरी ऑफ इंडिगो हियर इन दिस एनसीईआरटी पार्ट। सबसे पहले मैं आपको इंडिगो के बारे में बताता हूं। इंडिगो का मसला यह था कि इंडिगो एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें से नीला रंग निकाला जाता है। आप इमेजिन करो कि पहले जो कपड़े बनाए जाते थे वो कॉटन से बनाए जाते थे। कॉटन सफेद रंग का होता है, तो जो कपड़े बनते थे वो भी सफेद रंग के बनते थे। अभी सफेद रंग के कपड़े देखने में भले ही बहुत ज्यादा सीरियस लगते हों या फिर बहुत ज्यादा सिंसियर लगते हों, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हों, डेलिकेट लगते हों, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खामी क्या है कि वो जल्दी गंदे हो जाते हैं। अभी कपड़ों को अगर आपको गंदा होने से बचाना है तो फिर आपको उसे कोई ना कोई रंग देना होगा। अब देखो हमारे पास बेटा लैबमेड कलर्स उस टाइम पर थे नहीं। अगर मैं आज से 200 साल पहले की बात करूं तो लैब में बनने वाले मल्टीपल कलर्स वी हैडंट, हमारे पास बिल्कुल ऐसे कलर्स नहीं थे। तो आखिर हम कपड़ों को रंगे कैसे? अब आप बोलोगे अरे सर इतने फूल पत्तियां हैं, किसी से भी रंग दो, क्या ही दिक्कत हो जाएगी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप फूल पत्तों के रंग से उसे रंगने की एफर्ट्स करेंगे, इफ यू कलर देम विद द हेल्प ऑफ द कलर्स ऑफ द प्लांट्स एंड द पेटल्स, वो एक ही बार में आप जो है रिकॉर्डेड क्लास में कुछ वॉइस का इश्यू हो गया था क्या? हाँ मे भी हो गया हो, खैर छोड़, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, आई विल क्लैरिफाई दैट। ठीक है, तो अभी यहां पे देखो बेटा कि अगर आप फूल या पत्तों के रंग से उसे कलर करोगे ना तो वो कलर जल्दी ही निकल जाएगा, वो कलर निकल जाएगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसी भी फूल या पत्ते के रंग से अगर आप अपने कपड़े को कलर कर दोगे, व्हाट डू यू थिंक वो कितनी वॉश तक चलेगा? एक वॉश में ही वो निकल जाएगा। ठीक है, धुल जाएगा। इट मींस कि आपको एक ऐसा कलर चाहिए जो कि लंबे समय तक आपके कपड़ों के ऊपर बना रहे, लंबे समय तक आपके कपड़ों के ऊपर बना रहे। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। अब ऐसे केस में बेटा एक प्लांट आता है जिसको बुलाया जाता है इंडिगो। वैसे मैं बता दूं कि इंडिगो जो प्लांट है वो इंडिया में उसको हम लोग इंडिगो या नील का पौधा बुलाते थे, नील प्लांट बुलाते थे। उसके जो पत्ते होते हैं ना उनमें से बड़ा पक्का नीला रंग निकलता है। अब उसके पत्ते में से जो पक्का नीला रंग निकलता है वो बहुत ही कमाल का नीला रंग होता है। अगर आप उससे अपने कपड़ों को कलर कर दें तो बहुत ही लंबे समय तक वो कपड़े नीले ही रहेंगे और उनसे कलर नहीं जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए कि क्या ये नीला रंग केवल इंडिया में ही उगाया जाता था या दुनिया के बाकी हिस्सों में भी? ऐसा नहीं है कि इस नीले रंग को प्रोड्यूस करने वाला प्लांट केवल इंडिया में उगाया जाता था। ऐसा ही प्लांट एक यूरोप में भी उगाया जाता था। यूरोप में उगने वाले इस प्लांट को वोड कहा जाता था। लेकिन ये जो वोड का प्लांट था ना, ये जो नीला रंग प्रोड्यूस करता था वो बहुत ही हल्का नीला रंग होता था, बहुत कलरफुल, बहुत वाइब्रेंट नहीं होता था और वो जल्दी निकल भी जाता था। ब्रिटिशर्स काफी लंबे समय से परेशान थे कि आखिर कहां से हमें ऐसा कोई नीला रंग मिल जाए जो आसानी से ना निकले। इंडिया में नीले रंग की यह कहानी जारी रहेगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपकी इसी सेशन में मुलाकात करवाने वाला हूं टॉपर्स से। राइट नाउ मैं आपकी क्लासेस जो ले रहा हूं दैट इज फ्रॉम इंदौर,
लेकिन अब आपकी क्लासेस स्विच होंगी दिल्ली सेंटर पर और आपकी मुलाकात होगी सुमित रेवरी सर से। सुमित रेवरी सर से आपकी मुलाकात होगी और आपकी मुलाकात होगी एक टॉपर से भी। वो टॉपर कौन होंगे जो इस साल सेलेक्ट हुए हैं और आपसे मिलने आने वाले हैं। अगेन मैं उस सेशन में नहीं रहूंगा, मैं यहां पर हूं। ये है टेक्नोलॉजी का कमाल। अब आपकी क्लास थोड़ी ही देर में स्विच हो जाएगी दिल्ली में और आपके सामने सुमित सर और एक टॉपर आ जाएंगे जिनके बारे में मैंने आपसे शुरुआत में कहा था। आप उनकी बातें सुनिए, मिलिए। आपको कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में पूछिए। टॉपर्स से आपकी मुलाकात होती रहेगी। अभी तो शुरुआत हुई है, कई सारे और टॉपर्स आपसे बारी बारी से मिलेंगे। तो दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब अभी क्लास इंदौर में है और अभी अचानक से ये क्लास दिल्ली में स्विच कर जाएगी। आपके सामने सुमित सर आ जाएंगे और एक टॉपर आ जाएंगे। तो हाँ, टॉपर से मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी मुलाकात जल्दी ही विवेक जी से होगी और सुमित सर से होगी। ये दो लोग आपसे मिलने आने वाले हैं। आई जस्ट गॉट अ मैसेज, सो इट वॉज प्लान दैट हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। थोड़े समय में आपकी मुलाकात होने वाली है। जस्ट वेट, थोड़ा सा स्विचिंग करने में तो वक्त लगेगा एंड जल्दी ही आपकी क्लास स्विच हो जाएगी इंदौर टू दिल्ली। एग्जैक्टली व्हाट इज द रैंक अभी पता चल जाएगा आपको, थोड़ा सा इंतजार करो। रैंक क्या है एंड कौन है जो आपसे मिलने वाले। हाँ हाँ, उसके बाद पढ़ाई होगी वापस से। योर क्लास विल बी बैक फ्रॉम दिल्ली टू इंदौर। टेक्नोलॉजी का कमाल देखिए आप कि अभी आपकी क्लास इंदौर से दिल्ली स्विच होगी और दिल्ली में आपकी मुलाकात सुमित सर से और विवेक जी से होगी, जो आपको बताएंगे अपनी जर्नी, वो कैसे सेलेक्ट हुए, उनकी क्या रैंक है। आप उनसे कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ भी सकते हैं। और मेरी क्लास कहीं नहीं जाने वाली आर्यन बेटा। द क्लास विल बैक टू दिल्ली अगेन। मैं फिर से अभी अपनी क्लास में आऊंगा और मैं तो पढ़ा कर ही जाऊंगा, मैं बिना पढ़ाए नहीं जाने वाला हूं। वैसे भी होली के बाद आपसे मुलाकात हो रही है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सो आई एम गोइंग टू टेक माई क्लासेस टेक्नोलॉजिया। हाँ, दिस इज टेक्नोलॉजिया, दिस इज टेक्नोलॉजिया। सो योर क्लास विल शिफ्ट नाउ। तब तक अभी पता चल जाएगा। सर टॉपर्स बैच के ऑनलाइन से थे या ऑफलाइन से। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन बैचेस से हैं बेटा, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन बैचेस से हैं, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन बैचेस से हैं। टॉपर्स दोनों ही साइड के बैचेस से होते हैं। हाँ, फास्ट चैट। सर आप तो बहुत हैप्पी हैं, रिजल्ट आया बेटा तो हैप्पी होना तो बनता है। विक्रम कहते हैं रैंक 185। ओके, हाँ मैं अभी इंदौर में हूँ, आता हूँ संडे को। संडे को पहुंच नहीं पाओगे बेटा, यहाँ रंग पंचमी होती है, रास्ते में तुमको घेर के काला भूत बना देंगे, तो आने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। ठीक है, प्रारंभ से सेलेक्ट हुए। प्रारंभ बेटा, हाँ प्रारंभ से लास्ट टाइम आपका एक सिलेक्शन था, इस बार का भी पता चल जाएगा कि कितने बच्चे आपके बैच से हैं, कितने बच्चे नहीं हैं। हाँ, सुपर एक्साइटेड। जल्दी सर, जल्दी, बिल्कुल जल्दी करते हैं। विवेक सर आईएएस हैं या फिर आईपीएस, थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा ना। किसी ने बता दिया रैंक 279। क्या बात है, देखो कितने स्मार्ट बच्चे हैं। रैंक 279 तो उन्होंने फटाफट से बता दिया। सर आपकी क्लासेस इंदौर से, सबकी क्लासेस इंदौर से होती हैं या सिर्फ मेरे? बेटा क्लासेस पूरे इंडिया से होती हैं, जो टीचर जहां होता है वहां से पढ़ा रहा होता है। आपका सिलेक्शन होगा तो आपको भी बुलाएंगे। अगेन बिक मत जाना। कोई बोल रहा है कि हमारा सिलेक्शन होगा तो हमको भी बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे बेटा। धोखेबाजी मत करना बस हमारे साथ। टू मच एक्साइटेड। सर मेरी भी बात सुन लो। सर आप आगे बढ़ाएं, चलो अच्छा तब तक मैं आगे बढ़ाता हूं। नील की कहानी सुनाता हूं आपको। मैं बता रहा था इंडिगो के बारे में ना, इंडिया का इंडिगो कमाल का था। मतलब उससे जो नीला रंग निकलता था ना, वो कमाल का नीला रंग होता था। कपड़ों पे ऐसा चढ़ जाता था जैसे कि 4 बूंदों वाला उजाला हो। और अंग्रेजों को उस नीले रंग की लालच लग गई जब वो इंडिया में आए, ठीक है। जब वो इंडिया में आए तो इंडिया में जब वो आते हैं उस नीले रंग के लिए, तो ग्रेजुअली वो इंडिया में खूब सारा इंडिगो का प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि इंडिगो से ये जो नीला रंग निकाला जाता था उसको निकालते कैसे थे?
देखो, इंडिगो से नीला रंग निकालने के लिए ना सबसे पहले तो इंडिगो के प्लांट को फर्मेंट करना होता था, मतलब सबसे ज्यादा तो आपको इंडिगो के प्लांट को सबसे पहले उसके पत्तों को भिगोना होगा। जब वो सड़ जाएगा ना, तो सड़ने के बाद आपको उसमें चूना पत्थर मिलाना होगा, यानी कि चूना मिलाना होगा। जब आपको, ठीक है, तो जब आप उसमें चूना मिलाते हैं ना, तो जो उसका नीला रंग होता है जो सड़ने के बाद निकलता है वो नीचे जम जाता है। फिर हम उसके ऊपर के पानी को निकाल देते हैं और उसके नीले रंग को थक्कों के फॉर्म में अलग कर लेते हैं और उसके बाद उससे कपड़ों को रंगा जाता है। बेटा मैं आपको बताऊं कि सन 1800 के बाद, आफ्टर 1800, यूरोप में हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बेटा जो इंडस्ट्री सबसे पहले डेवलप हुई वो थी कॉटन इंडस्ट्री और द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मतलब मैं आपको बताऊं कि जब भी हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करते हैं तब हम ज्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। लार्जली जब रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले फ्लरिश हुई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले फ्लरिश होती है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की फ्लरिश होने के बाद नीले रंग की जरूरत पड़ी। इंडिगो से वो नीला रंग निकालते थे और ब्रिटेन में ले जाके नीले रंग से कपड़े को कलर करते थे। एक समय ऐसा आया जब इंडिया का इंडिगो एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन केवल 10% हुआ करता था, लेकिन जल्दी ही इंडिया का एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन 95% हो गया इंडिगो का। मतलब एक ऐसा समय आया कि सारा का सारा इंडिगो ब्रिटेन इंडिया से ही मंगाने लगा। अब वहां के जो कपड़े हैं ना, ठीक है, वहां के जो कपड़े हैं वो लार्जली ब्लू कलर के हुआ करते थे, शुरुआती कपड़े। मैं आपको बता दूं बेटा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जो वर्कर्स हुआ करते थे वो वर्कर्स काफी लंबे घंटों तक काम करते थे। मैं आपको बता दूं कि यूरोप में थोड़ा सा सर्द मौसम रहता है और उस सर्द मौसम में वो वर्कर्स को एक मोटा कपड़ा पहनाना चाहते थे। वो मोटा कपड़ा जो उन्हें सर्दी से बचाए, वो मोटा कपड़ा जो लंबे समय तक मजबूती से टिका रहे, कटे फटे नहीं, वो मोटा कपड़ा जो जल्दी गंदा ना हो, वो एक ऐसा मोटा कपड़ा बनाना चाहते थे। और फिर उन्होंने तैयार किया एक मोटा कपड़ा जिसे उन्होंने ब्लू कलर से रंग दिया। ये था जीन्स। जीन्स जिसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान ब्रिटेन में मजदूरों के लिए बनाया गया था। मजदूरों के लिए बनाया गया ये कपड़ा जीन्स था। अंग्रेजों ने ये मजदूरों के लिए बनाया और फिर शुरू हुआ उसका सरप्लस प्रोडक्शन। उस सरप्लस प्रोडक्शन को उन्होंने इंडिया में डंप किया। हमें लगा अरे अंग्रेजों का कपड़ा है, कमाल का होगा, अच्छा फैशन और डिजाइन है, लेकिन वो जीन्स जो इंडिया एक्सपोर्ट की जा रही थी वो कहीं ना कहीं मजदूरों को पहनाने के लिए बनाया गया एक कपड़ा था। इंडियंस ने बड़े चाव से उस जीन्स को पहना। आपने कभी इस बात को सरप्राइजिंगली सोचने की कोशिश की कि जीन्स के पैंट का सबसे कॉमन कलर ब्लू ही क्यों होता है? वैसे तो अभी मल्टीपल कलर्स हमारे पास हैं और हर रंग में जीन्स की पैंट बनाई जा सकती है, बनती भी है, लेकिन सबसे कॉमन कलर ब्लू या उसका कोई ना कोई वेरिएंट होता है। अब इंडिया में जीन्स पहनना थोड़ा सा इलॉजिकल, इरेशनल लगता है। क्यों? क्योंकि देखो ब्रिटेन जहां पर जीन्स को ओरिजिन किया गया वो लार्जली एक कोल्ड क्लाइमेट वाली कंट्री है, तो वहां पर मोटा कपड़ा कंफर्टेबल था। लेकिन इंडिया जो कि एक वार्म क्लाइमेट वाली कंट्री है, वहां पर इतना मोटा कपड़ा लोगों के लिए काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होता था। लेकिन फैशन के नाम पर हमने जीन्स के कपड़े को पहनना शुरू कर दिया। अब हमें तो बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, यहां 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में जो लोग हैं वो जीन्स का पैंट पहन रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है ये फैशन है। अरे ये फैशन नहीं है, तुम्हारे ऊपर थोपा गया है। ब्रिटेन ने सरप्लस प्रोडक्शन करके यहां पर आपके यहां डंप कर दिया। अब हमने वो जीन्स का कपड़ा पहना, पैंट पहना, तो हमको तो बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगा, तो हमको लगा ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो फिर हमने क्या किया कि हमने उसको स्ट्रेचेबल बनाया, क्योंकि उठने बैठने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन गर्मी में यहां पर जीन्स जो है वो बड़ा परेशान कर रहा था। मोटे से कपड़े में गर्मी बहुत लगती थी, तो हमने उसको जगह जगह पर फाड़ दिया। हमने कहा इसको फाड़ देते हैं तो हवा आती रहेगी थोड़ी, तो अभी वो डैमेज्ड जीन्स बन गया। हमने उस जीन्स के साथ ना जाने क्या क्या किया, लेकिन ओवरऑल ये जो कपड़ा था ये अपना ओरिजिन इंडिगो से ट्रेस करता है। ब्रिटेन में वो जो मोटा कपड़ा बनाया गया था जिसे इंडिगो से कलर किया गया था वो ही आज भी पहना जाता है। और यही इंडिगो एक कारण रहा कि आज भी जीन्स का मोस्ट कॉमन कलर ब्लू ही होता है। इंडिया में देखो हम सभी लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे, कुर्ता पाजामा, हमारा कॉमन कलर वो था। हम इंडिगो कलर नहीं करते थे क्योंकि हमें गर्मी की जरूरत नहीं थी। बट ये तो रही इंडिगो की हिस्ट्री, ये रही जीन्स की हिस्ट्री। अनकंफर्टेबल है ऑफ कोर्स जीन्स है। देखिए सर्दियों के मौसम में आप जीन्स चाव से पहने, दैट मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल टू यू, बट गर्मियों के मौसम में वो एक बहुत ही इलॉजिकल और इरेशनल कपड़ा था जो हम पहना करते थे। हमने देखा इंडिगो ब्लू कलर हमें प्रोवाइड करवाता था अर्लियर। ठीक है, रेडी?
ठीक है, ठीक है, तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। शायद आपकी 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 पक्का, एकदम पक्का। अब आप मिलने वाले हैं टॉपर से। क्लास आपकी स्विच होगी इंदौर टू दिल्ली। मुलाकात होगी सुमित सर और टॉपर से। तैयार हो जाइए। चैट दिखा देना सर। लाइव है, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। अगर देखो मैं आपको दिख रहा हूं तो गुड इवनिंग कमेंट देख के लग ही रहा है मैं दिख ही रहा हूं। बहुत बढ़िया। अरे प्रारंभ के बैच में जब भी मैं आता हूं यार, आपकी जो एनर्जी है, जो जोश है, मुझे हमेशा मोटिवेट कर देता है। और देखो जैसा आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही रिजल्ट आया यूपीएससी सीएससी 2025 का। तो अपने मेंटर हैं विवेक, मेंटर ही हैं, मेंटरशिप देते हैं आपको, और इनकी 276 रैंक आई। और इन्होंने बोला कि सर मैं बैच के बच्चों से एक बार मिलना चाहता हूं। तो विवेक आपके साथ में है। प्रारंभ बैच के स्टूडेंट सबसे ज्यादा एनर्जेटिक स्टूडेंट्स हैं, और विवेक जिनकी 276 रैंक आई। सबसे पहले मैं चाहता हूं विवेक आप अपनी थोड़ी जर्नी शेयर कर लीजिए, फिर हम प्रारंभ बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, ठीक। हम्म। थैंक फर्स्टली मतलब बहुत लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस के बोल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड ये सब मतलब सबकी ब्लेसिंग्स और टीचर्स की गाइडेंस, ये सब का ही रिजल्ट है कि आज हम लोग इधर खड़े हो पाए कि फाइनली वो होली पीडीएफ में नाम आ चुका है। एंड जर्नी मेरी ऐसी रही कि मैंने पहले इंजीनियरिंग किया 4 साल इधर डीटीयू से। उसके बाद फिर मैंने ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल जॉब किया, एक पीएसयू में था मैं। देन आई डिसाइडेड कि मुझे अब मतलब सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करना है। तो उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो इनिशियल डेज़ में थोड़ा-सा मतलब हिकअप्स थे कि थोड़ा-सा इनिशियल फेलियर्स मिले, 1-2 प्रीलिम्स नहीं हुए। मतलब दैट वाज़ आल्सो वेरी फ्रॉम अ वेरी फाइन मार्जिन कि पहला प्रीलिम्स रुका 0.67 मार्क्स से, दूसरा 1 मार्क्स से रुक गया। लेकिन उसके बाद फिर लेकिन मैं साइड बाय साइड मेंस की प्रिपरेशन अच्छा करता रहता था। तो व्हेन आई गॉट टू राइट द मेंस एग्ज़ामिनेशन, तो लास्ट टाइम मुझे इंटरव्यू कॉल भी आ गया था। पर अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम लिस्ट में नाम नहीं आया। बट दिस टाइम आई वाज़ श्योर कि चलो ठीक है, इस बार और मेहनत करते हैं, मेंस में मेहनत करते हैं। तो उस पे मेहनत किया और उसके बाद फिर इस साल फाइनली लिस्ट में नाम आ गया है। और एक चीज मैं प्रारंभ बैच के स्टूडेंट्स को ना ये बोलना चाहता हूँ, कई बार देखो वो जैसे शुरू शुरू में टेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा देखो मार्क्स कम आते हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, सर मार्क्स कम आ रहे हैं। सोच के देखो विवेक का मोटिवेशन आप देखो, प्री नहीं हुआ 0.7 सर, हाँ, 0.67 मार्क्स पॉइंट से। 6 7 से प्री नहीं हुआ, दूसरे वाला प्री नहीं हुआ 1 नंबर से। लेकिन देखो विवेक जो थे वो लगातार अपने जो परफॉर्मेंस है उनको एनालाइज करते रहे कि हाँ भाई कैसे इंप्रूव करना है, कौन सी गलतियां मैं कर रहा हूं। तो अपने को भी यार देखो, आप रेगुलर टेस्ट देते हो ना, आपका रेगुलर टेस्ट होता है, प्री वाला भी टेस्ट होता है, मेंस वाला भी टेस्ट होता है। हमेशा मैं कहता हूं मार्क्स पे फोकस बाद में करना, शुरू में तो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो जैसे विवेक ने किया। और एक चीज विवेक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज बच्चे हैं ये भी रेगुलरली मेंटरशिप को अवेल करते रहते हैं, पीडब्ल्यू ओनली एस की मेंटरशिप ने आपकी कैसी हेल्प की? अ, सर मतलब टू बी ऑनेस्ट, ये जब मैं डायरेक्टली एसएनपी का प्रोग्राम का पार्ट था। हम्म। तो वहाँ पे जब भी आप आंसर लिखते हो, ठीक है, हम्म। वो मतलब इवैल्यूएट होके आते हैं, उसके बाद फिर मेंटर तुम्हें गाइड भी करता है कि किस तरह से इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो वहाँ से जैसे लास्ट मेंस में और इस मेंस में जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें। मतलब मेंटर्स खुद से कॉल करते हैं तुम्हें हर 10 दिन पे, 1 हफ्ते बाद, कि क्या इम्प्रूवमेंट है, जो लास्ट टाइम बताया था वो इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। एंड एडिशनली उसके बाद फिर मैं आई वाज़ एनरोल्ड एज़ अ मेंटर इटसेल्फ। जो मुझे वो मेंटरशिप मतलब इतनी अच्छी लगी, क्योंकि मुझे इनिशियल डेज़ में लगता था कि वो मेरी मेंटरशिप वाला पार्ट मिसिंग है। अगर मुझे इनिशियल डेज़ में मिल जाता तो शायद इतने अटेम्प्ट ना लगते। ठीक है, तो मैं खुद एनरोल हुआ यहाँ पे, मतलब मैं खुद एज़ अ मेंटर यहाँ पे आया। एंड यहाँ पे देखा तो टीम का मतलब ओरिएंटेशन इट इज़ ऑलवेज स्टूडेंट सेंट्रिक। ठीक है, कि मतलब बच्चों का डाउट क्या है उसको जेन्युइनली उसको रिज़ॉल्व करना। तो आई वुड रिकमेंड कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मतलब मेंटरशिप वाली जो फैसिलिटी है या फिर जो है ना फैसिलिटी, उसको अवेल करें। कि आपको कोई डाउट आता है प्रिपरेशन में कुछ भी, तो आप यहाँ पे इतने क्वालिफाइड मेंटर्स हैं, मतलब हम लोग सब लोग। और हम लोग जेन्युइनली चाहते हैं कि आप लोगों का पेपर निकले। जो मेरी बाकी जो टीम भी थी हम लोग के साथ जो थी, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे कि और इवन कि हम लोग पर्सनलाइज हेल्प मिलती है उससे। तो आई थिंक वो एक मतलब पहले मैंने खुद मेंटरशिप अवेल की, मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि अब मैं बाकी बच्चों को देना चाहिए। अरे तो क्या मैं बात है, खुद तो मैं बहुत खुद उसका बढ़िया। पार्ट बन गया। सोच के देखो, आप मेंटरशिप लेते हो, फॉर्म भरते हो, मेंटर्स का आपके पास में कॉल भी आता रहता है।
तो विवेक का ये कहना है कि मुझे ऐसी मेंटरशिप पहले मिलती तो शायद मुझे मैं पहले ही सिलेक्शन हो सही जाता। सही बात है। और उनको मेंटरशिप इतनी बढ़िया लगी, उनको लगा कि यार ये तो सच में मतलब मेरे जैसे और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ऐसी मेंटरशिप, ऐसी गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो विवेक ने फिर देखो पीडब्ल्यू ओनलीआईएस में ज्वाइन भी कर लिया एज ए मेंटर। तो ये है देखो मेंटरशिप की ताकत। आप, मैं चाहता हूं मेंटरशिप को यूज करो। अगर आपके पास में रिसोर्सेज हैं, आप उसको यूज नहीं करोगे ना, तो देखो उतना फायदा नहीं होगा। समझ रहे हो? तो आपको यूज करना है बढ़िया से। इसके अलावा देखो विवेक, अपने पास में बिगनर बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है और ग्रेजुएशन के साथ में स्टार्ट किया ज्यादातर स्टूडेंट्स ने। इनको आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब क्योंकि देखो टाइमिंग तो इनकी तो बहुत सही है, क्योंकि इनका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। लेकिन अभी अगर हम यूं सोच लेंगे कि यार 3 साल है और बहुत टाइम है, यूं सोच के तो देखो कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। तो इनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? ठीक है। मतलब अगर हाँ, जैसे मैं खुद सोचता था कि ना कि जैसे कुछ मेरे दोस्त थे, उन लोगों ने कॉलेज के ऐसे 3rd ईयर या 4th ईयर में स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। तो ऑलमोस्ट वो 2022-23 में सेलेक्ट भी हो गए। तो फिर लेकिन वहाँ से मुझे मोटिवेशन ये मिला कि चलो ठीक है, हम भी कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है? हम्म। तो फिर लेकिन वो थोड़ा-सा लेट हो गया प्रोसेस, बट तुम्हारे पास एकदम अच्छा टाइम है ये वाला, तो ना दिमाग फ्रेश होता है बहुत, ठीक है? और उसको क्या, अभी ज़्यादा मोल्ड नहीं हो रखा वो, तो जिस तरह से आप उसको मोल्ड करना चाहोगे वैसे मोल्ड हो जाएगा वो, ठीक है? तो नई चीज़ें जल्दी से एब्ज़ॉर्ब करते हो आप। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप पढ़ो ना क्लास में, तो हम्म। मतलब मैं बाकी के बच्चों को, जब मैं ऑफलाइन मेंटरशिप में भी मतलब क्लास वगैरह देखता हूँ, उनको ये बोलता हूँ जब भी पढ़ो ना बहुत अच्छे से समझ के पढ़ो चीज़ों को, ठीक है? क्योंकि जो एक बार पढ़ो एटलीस्ट, ये नहीं ज़रूरी कि तुम्हें याद रहेगी वो चीज़, बट जब पढ़ रहे हो तो ऐसा लगे कि हाँ, मुझे समझ में आ गई ये चीज़, ताकि नेक्स्ट टाइम जब तुम नोट्स गो थ्रू कर रहोगे उस चीज़ को, तो वापस से उस पे दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाली और क्या है, जो लर्निंग वाला पार्ट लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, तुम बस 7 से 8 बार रिवाइज़ कर जाओ चीज़ें ना। और प्री में क्या होता है कि लिखी भी होती हैं चीज़ें सामने ना, कोई रिकॉल थोड़ा ना करना है। वो सामने देखना है, स्टेटमेंट पढ़नी है, वो तुम्हें सही लग रही है अपनी किस चीज़ से, एक्वायर्ड नॉलेज से, लॉजिक से और अपनी अंडरस्टैंडिंग से। उस स्टेटमेंट को वहीं पे जज करना है खाली, ठीक है? तो अभी क्या है, तुम्हारा पूरा फोकस इस पे होना चाहिए कि ठीक है, मैं डेडिकेटेडली, टाइमली अपने लेक्चर्स पूरे करूँ, उन्हें ढंग से समझूँ। और कुछ-कुछ पार्ट ऐसा होगा ना कि कुछ चीज़ समझ नहीं आई, जैसे कई बार होता है कि हम लोग सारे दिन बराबर नहीं होते। तो आज मैं थोड़ा अच्छे मूड में हूँ तो सब कुछ समझ में आ गया है, मैं थोड़ा लेथार्जिक हो रखा हूँ तो आधी चीज़ समझ नहीं आई। बट मेक श्योर जो तुम समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तुम लिख लो उसको सबको, और फिर जब उसको पढ़ रहे हो तो बाय चांस तुम्हें डाउट आए उसमें, तो तुम मेंटर से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर तुम खुद से भी इनिशिएट लेके ना तुम गूगल कर लो, कहीं यूट्यूब पे डाल दो। मतलब ओनली मैं जब था जैसे प्रिपरेशन वाले टाइम में था, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते थे, तो मैं उसको यूट्यूब पे डाल देता था, तो कोई ना कोई ऐसी वीडियो मिल जाती थी, इवन पीडब्ल्यू की या कहीं और से भी कुछ भी। तो आप रिसोर्सेज को यूज़ करना सीखो अच्छे से, ठीक है? तो मैं तो यही सजेशन दूंगा। ठीक है। और अभी मेरी आवाज सही आ रही थी क्या? माइक यहाँ पे पड़ा था, आवाज का कोई इशू आ रहा है क्या? मेरी आवाज पहले आपको सही आ रही थी ना? एक बात बताइए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस लूंगा। यस सर। मेरी तो सही आ रही है ना, मेरी आई थिंक मेरी सही आ हाँ, रही होगी, मेरी तो आपकी तो सही सही है। आ रही है, आपकी तो मेरी माइक सही। यहाँ पे था। हाँ सर। ठीक है। यस सर, चलो कोई बात नहीं, अभी ठीक है। हाँ, ऑल ठीक क्लियर, ऑल ठीक है, क्लियर। ठीक है, ठीक। ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं, प्रारंभ बैच के बच्चे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आपका रूटीन कैसा था? अच्छा, देखो ना। डेली डेली रूटीन कैसा ठीक है। रहता था? तो जैसे जो इनिशियल ईयर्स होते हैं प्रिपरेशन, जो फाउंडेशन ईयर होता है, जब आप पहली बार पढ़ रहे होते हो चीज़ों को ना, हम्म। तो ऐसा है कि अगर जीएस पढ़ रहा हूँ मैं, तो अगर मैंने जैसे ऑनलाइन वाला था तो तुम 2 लेक्चर कर सकते हो 1 दिन में, ठीक है? हम्म। लेकिन अगर आप जैसे कॉलेज के साथ-साथ कर रहे हो और क्लासेस भी हैं सब कुछ, तो आप 1 लेक्चर करो और कोशिश करो कि दिन की शुरुआत में कर लो वो, ठीक है? या फिर जब भी लाइव चल रहा हो ना, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस दिन क्लास हुआ है उसी दिन देख लो। लाइव देख लो, सबसे बढ़िया रहेगा। वरना क्या होता है, जब भी ऑप्शन मिल जाता है ना वो कि उसको पॉज़ करने का, हम्म। तो उसके बाद क्या होता है, आदमी पॉज़ किया, थोड़ा ब्रेक लिया, वो 2 ढाई घंटे का लेक्चर 3 साढ़े 3 4 घंटे का स्ट्रेच हो गया, तो टाइम वेस्ट उल्टा होता है उसमें। तो हम्म। थोड़ा फ़ोकस भी लूज़ हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि एक तो साथ-साथ अगर लाइव देख सकते हो लाइव देखो, वैसे देख रहे हो तो दिन की स्टार्टिंग में देख लो उसको, और बैकलॉग मत क्रिएट होने दो। भले ही बैकलॉग होती भी है क्रिएट, तो मतलब उसको एडजस्ट करो, मतलब कि जैसे आने वाले दिन है, कुछ छुट्टी पड़ गई, ठीक है? सैटरडे संडे आ गया, या फिर कॉलेज थोड़ा रिलैक्स स्टेट में है, तो तब उसको कवर कर लो, ठीक है? और मोस्टली ये है कि तुम जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो कायदे से, और अगर तुम उसको समझ लोगे चीज़ों को, तो कोई चीज़ उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसी से तुम्हारा प्री निकल जाएगा, मेंस निकल जाएगा, और इंटरव्यू की अंडरस्टैंडिंग तुम बिल्ड कर चुके होगे, जो आगे, और उसके बाद तो हमें ही हेल्प करने के लिए, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो तो है ही। और एक चीज जो पूछ रहे हैं, जैसे प्रारंभ के बच्चे हैं, अभी अभी इन्होंने ज्वाइन किया, सबसे ज्यादा डर होता है ना विवेक, आंसर राइटिंग का होता है। अगर इनको मान लो जीरो से आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, तो क्या बोलना चाहोगे? कैसे, मतलब जब तक इनका बैच पूरा हो
वैसे तो देखो सब कुछ इनकी हम्म, प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं टीचर, यस। लेकिन एक बड़े भाई होने के नाते आप इनको क्या सजेस्ट करोगे? देखो आंसर राइटिंग कैसा है कि सबसे जब तुम सिलेबस को कवर करते हो ना, जब टीचर पढ़ा रहा है तुम समझ रहे हो चीज़ों को, तो उससे देखो कि क्या तुम्हें ना, उसके बाद तुम क्वेश्चंस को देखो कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन को रखो, उसको तुम ट्रेस बैक करो कि मैं कहीं नोट्स में से कुछ चीज़ें ऐसी उठा सकता हूँ कि जो ये यूज़ हो जाए इसके आंसर में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, तुम्हें एक तो पता चल जाएगा कि कौन सा कंटेंट तुम्हारे नोट्स में ऐसा है जो मेंस में तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो तुम पढ़ रहे हो नोट्स भी अपने, तुम्हें पता हो कौन सा प्री वाला पार्ट है, कौन सा मेंस वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो साथ-साथ ज़रूरी है कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहो। ज़्यादा नहीं तो पिछले 10 साल के देख लो, 10 नहीं तो पिछले 5 साल के देख लो एटलीस्ट। ठीक है? और क्या है, आंसर राइटिंग तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि वो ना ऐसा है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू आंसर राइटिंग। ठीक है? आप आंसर लिखो, व्हेनेवर मतलब आप आंसर लिखोगे पहला, यू विल राइट योर वर्स्ट आंसर। ठीक है? और जब तुम 100 आंसर लिख लोगे देन यू विल राइट नॉट सो बैड आंसर। ठीक है? उसके बाद तुम 50 और लिखोगे, ठीक है? उसके बाद तुम बोलोगे ओके गुड इनफ आंसर। ठीक है? तो ये एक प्रोग्रेशन है, ठीक है? जो आपको ये जर्नी पूरी करनी पड़ेगी, देयर इज़ नो शॉर्टकट। ठीक है? तो आप लिखना स्टार्ट करो, उस पे करेक्शन आएगा कि ये इम्प्रूव करना है, क्या इम्प्रूव करना है, हल्का-हल्का इम्प्रूवमेंट रखो। बट क्या है कि बढ़ते रहो, कभी रुकना नहीं है इस प्रिपरेशन में ना कि चलो रुक गए यार, डिसहार्टन हो गए कि बिल्कुल नंबर नहीं आए, कोई बात नहीं, अगला को थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। किसी दिन नहीं मन किया पढ़ने का तो थोड़ा सा और किसी और दिन एक्स्ट्रा पढ़ लिए। तो ये है कि मतलब करते रहो। बिल्कुल। और एक एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं विवेक, रिवीजन, रिवीजन कैसे करें? रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? तो सर जैसे अगर मेरा सिलेबस पूरा हो गया कि मैं मेरे पास प्री है सामने 4 महीने बचे हम्म। हैं उसके, तो सर मेरा होता था कि मुझे पता है कि मेरे पहले मतलब मैं तो ऐसे देखता था रिवीजन के लिए क्या है कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। ठीक हम्म। है, मुझे पता है मेरी एवरेज रीडिंग स्पीड क्या है। ठीक हम्म। है, उस हिसाब से मैं उसको डिवाइड कर लेता था कि ये हम्म। सब्जेक्ट मेरा इतने आवर्स लेगा, ठीक तो है। उसको मैं कितने दिन में डिवाइड कर सकता हूँ। तो मोस्टली मेरी टेंडेंसी होती थी कि पहला रिवीजन में 1.5 महीने में पूरा हो जाए। हम्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला उसमें आधा टाइम लगता है स्ट्रेट अवे। ठीक है, हम्म। नेक्स्ट में आधा टाइम लगेगा, उसके बाद करोगे उसमें और कम टाइम लगेगा, और कम टाइम लगेगा। और ऐसे करते करते तुम अगर 4 महीने के स्पैन में ऑलमोस्ट 6 से 7 बार रिवाइज कर सकते हो। मतलब ये टाइम आया था कि तुम एक हफ्ते में पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज कर देते हो। सही कह रहे हो। तो वो ऐसा ही है कि तुम पहले में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये नहीं सोचना कि अरे यार पहले में इतना टाइम लग रहा है तो पता नहीं कब क्या टाइम कैसे पूरा होगा पूरा। तो एक बार अच्छे से करो, हो सकता है 1.5 महीना लगे, जब ये भी तब है जब पूरा रिवाइज मतलब पूरा सिलेबस कवर कर चुके हो। बट 4 महीने में तुम 6 से 7 बार आराम से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। और एक चीज, ऑप्शनल, ऑप्शनल के बारे में बच्चे सबसे ज्यादा अच्छा, पूछ रहे हैं कि आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था। अबेड ऑप्शनल था। और बल्कि विवेक आप डिटेल से ऑप्शनल के बारे में भी मैं चाहता हूँ बाद में एक वीडियो बना हाँ हाँ, दीजिएगा, मैं क्योंकि अभी करूँगा। तो स्टूडेंट्स को ना सबसे ज्यादा डाउट ये होगा कि ऑप्शनल कैसे चूज करें, क्योंकि इन्होंने करेक्ट, तो अपना ऑप्शनल अभी चूज नहीं करेक्ट, किया करेक्ट, है। करेक्ट। तो आप, बल्कि मैं चाहता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव एक गाइडेंस बच्चों को ऑप्शनल कैसे चूज करना चाहिए, और बाद में फिर पबेड का जो आपका एक्सपीरियंस था, पबेड की स्ट्रेटेजी क्या रही। बच्चे पूछ रहे हैं, अगर स्ट्रेटेजी पूछ रहे हैं बार बार अच्छा, कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? यार मेरी स्ट्रैटेजी तो सिंपल थी कि जो पढ़ो ढंग से पढ़ो और समझ के पढ़ो। मतलब ये ऐसे है कि तुम्हारा मंत्र होना चाहिए। ये होता है कई बार कि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें खुद पता है कि मुझे समझ नहीं आया, बस तुम ऊपर से निकल जाते हो कि चल ठीक है यार खत्म कर देते हैं, है ना? तो क्या है, अगली बार क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा और तुम वहीं अटक जाओगे। ठीक है, हमेशा करो कि यार ये चीज़ जो थी वो क्यों है, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसा फिनोमेना है। जैसे अगर फिजिकल ज्योग्राफी देखा जाए तो हम्म। उसमें जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा। तो हम्म। समझ में आया कि क्लाउड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, साइक्लोन बन कैसे रहा है, वो डिफरेंट कैसे है टेम्परेट साइक्लोन से। तो ये सब चीज़ थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट है। तो इस पे लूज़न आउट नहीं करना है कि तुम इस पे खो दोगे तो फिर तो मतलब गेम से थोड़ा बाहर हो जाते हो। तो जो हम्म। चीज़ समझने की उसको समझना है, जो तो लगता है कि ये लर्न करना है चीज़ों को। तो लर्न करने वाली चीज़ें क्या है, मैंने बताया ना कि वो रिवीजन होता है, वो 6 से 7 बार रिवीजन। उसमें तुम ग्रेजुअली तुम्हें लर्न हो जाएँगी चीज़ें। तो उस पे ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना है और ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि यार मेरे इस वजह से गलत हो रहे हैं क्वेश्चन। वो मल्टीपल रिवीजन से ठीक होने स्टार्ट हो जाएँगे। बट पहला ज़रूरी है कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं। वही हम्म। तुम्हें आगे तक मतलब वो जर्नी में आगे तक लेके जाएगी और वही तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, बच्चों के दो क्वेश्चंस अब जो सबसे ज्यादा आ रहे हैं, इंटरव्यू का अपना एक्सपीरियंस बताओ। अच्छा। हाँ। मेरा तो वैसे बहुत कॉर्डियल एक्सपीरियंस था, मतलब मोस्टली चीज़ें मेरे डैप से पूछी गई। इनिशियली मतलब इवन दे आस्क्ड मी अबाउट के मतलब आई आल्सो मेंशन कि आई एम एज अ मेंटर अभी इन जैसे पीडब्ल्यू। जैसे विवेक, अभी बच्चे जो है प्रारंभ के बिगनर हैं, उन्हें जैसे एक ना खौफ बना देते हैं कि आईएएस का इंटरव्यू मतलब जैसे जो 5 लोग बैठे होते हैं वो हाँ, बिल्कुल दबादब क्वेश्चन पूछते हैं, डरा देते हैं, एक के बाद रूडली क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे मतलब एक इमेज बना दी जाती है। हाँ, हाँ। और वैसे क्वेश्चन होते हैं, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, आपको बोला जाए कि आप ऊपर से नीचे गिर जाओ हाँ। तो गिर, मतलब आप बताओ अपना कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखो उसमें मोस्टली मतलब इंटरव्यू बहुत कॉर्डियल रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम एक डैप सबमिट करते हो अपना,
तो तुम्हारी सब डिटेल्स वगैरह रहती हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या ग्रेजुएशन किया, कितने नंबर, ये सब जॉब है तो क्या किया है, हॉबीज़ वगैरह क्या हैं ये। तो उसी के अराउंड वो लोग शुरू करते हैं, ठीक है? तो मतलब वो चाहते हैं कि तुम देखो किसी से भी बात करनी हो अगर मुझे ना, तो मैं क्या मुझे कुछ तो डिटेल चाहिए उसके बारे में ना, तो बात कर पाऊँगा। दे वांट कि मैं बोलूँ कुछ, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं जिसमें वो मैं बोल सकूँ, ठीक है? तो वो मोस्टली स्टार्ट करते हैं डेप्थ से कि तुम्हारी हॉबीज़ है, तो अच्छा तुम्हारी हॉबी ये है तो क्यों है? कैसे शुरू की तुमने हॉबी अपनी ये वाली? फिर इसके क्या है, तुम इस हॉबी को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हो? तो सब अप्लाइड टाइप के क्वेश्चंस ही होते हैं। या फिर होता है ऐसे कि तुम ज़िंदगी तो तुमने डिसीजंस लिए हैं लाइफ में ना, कि तुमने चलो इंजीनियरिंग चूज़ किया तो क्यों चूज़ किया? फिर तुम सिविल सर्विसेज में आए तो क्यों आना चाहते हो, ठीक है? वो ऐसी चीज़ है कि हमें खुद भी क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें ना, कि जो तुमने बीकॉम किया उसके बाद तुमने ये वाला ये यूपीएससी क्यों चूज़ किया, या फिर तुम्हारा ऑप्शनल किया तुमने ऑप्शनल क्यों चूज़ किया। मतलब मेरे दोनों इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि व्हाई डिड यू चूज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शन। ये कांस्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये एक्सपेक्टेड है। फिर था मेरा ऐसे कि मेरी ड्रोन फ्लाइंग हॉबी है, तो उसमें उन लोग पूछे कि हाउ डिड यू डेवलप दिस ड्रोन फ्लाइंग हॉबी। अच्छा। तो मैं क्या आई वाज पार्ट ऑफ अ फोटोग्राफी क्लब ऑफ माय कॉलेज, so then I had the experience of flying drone, and the first time when I saw the bird's eye view of the earth, I was fascinated a lot. पहली बार देखा तो मतलब ऊपर से कैसे दिखता है धरती, तो तब से मेरी ऐसी हॉबी बन गई ये वाली। तो ऐसी चीज़ें, या तुम कहीं जॉब कर रहे हो तो वो कैसी जॉब है, क्या करते हो वहाँ पे? तो मोस्टली नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वो ग्रिलिंग के, मुर्गी अंडा। कुछ हॉबी जरूर बनाना, जैसे हाँ, विवेक की ऊपर से ड्रोन उड़ाना हॉबी है, आपकी कुछ ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसके बारे में देखो आप इंटरव्यू में बता सको। अदरवाइज तो देखो, जब इंटरव्यू होगा उससे पहले आपको ना धक्के से बनानी पड़ेगी कोई हॉबी, फिर वो फेक लगता है। इससे अच्छा ये है कि जब आप ना ऐसी हॉबी बनाओ, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तो वो 15-20 मिनट के लिए एक्टिविटी करो जिससे पढ़ाई में मन भी लगे और दिल को भी थोड़ा सुकून मिले। अब क्वेश्चन विवेक ये आ रहे हैं। अच्छा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, चलो बताओ कितने घंटे पढ़ते थे अब? मैं अच्छा ये तो वैसे है कि तुम जब इनिशियल ईयर्स में होते हो तो हाँ। तुम ऑलमोस्ट तुम 9 घंटे पढ़ लेते हो, क्योंकि तुम हम्म 3 तो लेक्चर चल रहे होते हैं। अगर हम्म 2 हम्म ऑप्शनल 2 जीएस कर रहे हो, 1 ऑप्शनल कर रहे हो, फिर एक-एक रिवाइज़ कर लेते हो, तो अगर तुम फुल टाइम मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हम्म 10 एक घंटे के आस-पास चल जाएगा। उसके बाद क्या है, तुम्हारा एक बार सिलेबस हो गया पूरा, उसके बाद ना फिर ना वो क्वालिटेटिव पढ़ाई होती है। क्वांटिटेटिव इतनी नहीं होती कि तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता है कि मैं क्वालिटी के 5-6 घंटे दे सकता हूँ, फिर तुम पढ़ते हो, थोड़ा-सा प्रैक्टिस करते हो, तो घंटे अपने आप वो 7-8 के आस-पास चले जाते हैं। उसके बाद जब तुम और मैच्योर होते हो प्रिपरेशन में, तुम्हें पता है ये सब चीज़ें मुझे आती हैं, बस मुझे चीज़ें प्रैक्टिस करनी है खाली। तो बिल्कुल। तुमने 2 टेस्ट दे दिए, एनालाइज़ कर लिया तो 6 घंटे पे आ गया। तुमने सोचा फिर तुम मेंस की तरफ आए तो तुमने 4 घंटे का टेस्ट 3 घंटे का टेस्ट लिखा, हम्म तुमने फिर उसको देख लिया कहाँ से चेक वेक कर लिया उसको, ठीक है? तुम्हारे पास टाइम बचा, एनर्जी बची, एक और टेस्ट लिख लिया। तो ग्रेजुअल होता है कि ऐसे कंसिस्टेंट नहीं है कि तुम हमेशा, और प्री और मेंस के पीछे तुम ज़्यादा घंटे देते ही हो, क्योंकि तुम्हें पता है लिमिटेड टाइम है, तुम 12 घंटे, फिर लिमिट नहीं होती उसकी ना। बस जब तक मतलब तुम उठ रहे हो, तुम्हें पता है एक ही काम करना है, पढ़ना है, आंसर लिखना है, टेस्ट लिखने हैं, फिर जब तक थके नहीं तब तक सोए नहीं। तो वो साइकिल अलग होती है, पर प्रिपरेशन वाले टाइम पे क्या होता है कि 9 से 10 घंटे चला लो तो वो ज़रूरी हो जाते हैं, मतलब और पता भी नहीं चलेंगे, 10 घंटे पता भी नहीं चलेंगे। स्टार्टिंग वाले फेज़ में कि 2 लेक्चर 3 लेक्चर हो गए तुम्हारे, अगर 2 जीएस 1 ऑप्शनल, तो वैसे ही वो 10 घंटे का बन जाता है, और उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इनिशियल ईयर में ज़्यादा दो, उसके बाद वैसे अपने आप कम होते रहते हैं। एक लड़का है रौनक, वो पीछे पड़ गया है। वो रौनक पूछ रहा है कि गर्लफ्रेंड का क्या रोल रहा सिलेक्शन में। मेरे तो रौनक भाई, आपको क्यों जानना है? मेरी तो गर्लफ्रेंड नहीं है तो कोई रोल नहीं रहा अभी तो उसका। तो ऐसा मत सोचना कि हाँ भाई सिलेक्शन के लिए गर्लफ्रेंड होना जरूरी है। और अच्छा, एक मिस्टेक्स पूछ रहे हैं बच्चे कि अच्छा। सर मिस्टेक्स क्या, ये तो बहुत सही है, इनका बच्चों का बहुत टाइम बचेगा। हाँ, मतलब कौन सी गलतियां आपने की जिनको प्रारंभ के बच्चों को अवॉइड करना है? ठीक है। तो एक तो ना कि मतलब कन्फाइन योर रिसोर्सेज वाला जो बोलते थे ना पहले, मुझे लगता था ये पता नहीं क्यों बोलते हैं, हम्म कन्फाइन कर लो, करे कैसे? तो वो तुम्हें है कि वो कन्फाइन करना ज़रूरी है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब तुम क्लास कर रहे हो, तो क्लास ढंग से करो, उसके नोट्स बनाओ और वही सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। फिर क्या हम्म होता है कि तुम ना उसको करने के बाद पीवाईक्यू देखो एक बारी, 15 साल के। अगर तुम 70% पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हो, 70 टू 80%, तो ठीक है सोर्स तुम्हारा, ठीक है? तब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको पीवाईक्यू से देखो और उसको ऐड कर लो नोट्स के अंदर खाली, ठीक है? फिर तुम जब कोई भी कोचिंग या फिर क्या है टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे नोट से कुछ 50-60% वहाँ से कंटेंट आ रहा है, तो हम्म तुम्हारा नोट्स सफिशिएंट है, ठीक है? फिर वो चेंज नहीं करना है अपने रिसोर्सेज ना। उसके बाद क्या तुम्हें लग रहा है कोई बहुत नया सा पॉइंट आ गया, कोई करंट अफेयर वाला पॉइंट आ गया, लग रहा है कोई हाँ ये तो पूछा जा सकता है मेरे नोट्स में नहीं है, उस पार्ट को ऐड कर लिया। तो ये मिस्टेक मेरा स्टार्टिंग में ऐसे था कि मैंने मुझे पढ़ने का शौक था, तो मैं बहुत पढ़ लेता था। हम्म तो और पहले क्या था कि वो अब वो पढ़ने पढ़ने का इतना शौक था मेरे को, तो उस चक्कर में वो इनिशियली बहुत कम से रुका था मेरा पेपर। लेकिन जब मैंने जितना मैं कम पढ़ा, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि कम पढ़ने से निकल जाता है पेपर, बट ग्रेजुअल ईयर्स मतलब कंसेक्यूटिव ईयर्स मैंने अपने रिसोर्सेज को कन्फाइन किया,
तो मेरा स्कोर भी बढ़ने लगा अपने आप ही। मैं जब भी मेरी सोच से बहुत ज़्यादा वाइड इन थी तो स्कोर कम आता था, और जब मैं कन्फाइन करके मल्टीपल रिवीजन किया तो मेरा स्कोर भी बढ़ गया। तो ये तो मैं तो देखो, आपको ये गलतियां नहीं करनी है, सीखना है, समझ गए। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ना एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इंग्लिश शुरुआत से, क्योंकि देखो कुछ बच्चों को ना थोड़ा ऐसा फील होता है कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो शायद सिलेक्शन में रुकावट है। तो इंग्लिश इंप्रूव करनी हो अभी से तो क्या बोलना चाहोगे? अभी से तो ना बहुत ना, अगर तुम्हें बिल्कुल, तो तुम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो। हम्म मतलब न्यूज़पेपर पढ़ोगे 2 फ़ायदे हैं, तो हम्म इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी और तुझे चीज़ें पता भी चलती रहेंगी क्या-क्या चल रहा है अभी आजकल ना, कि देश-विदेश में क्या चल रहा है। तुम्हें शुरुआत मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया से करनी है, द हिंदू से नहीं करनी है? हाँ, मत करो अभी ना, वो क्योंकि इसकी ल्यूसेड लैंग्वेज होगी ना, हम्म जिसको बिल्कुल मतलब इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है, तो हम्म बहुत सिंपल इंग्लिश पढ़ो, ताकि हम्म तुम प्रेपोज़िशन, नॉर्मल वर्ड्स, उनकी मीनिंग समझने लगो, तो धीरे-धीरे हो जाएगा। और तुम्हें अगर ये भी है कि तो कोई भी बहुत सिंपल किताबें पढ़ सकते हो तुम। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। हम्म। सुधा मूर्ति जी हैं, वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखती हैं, ठीक है? वो बाकी बहुत दुनिया के लिए मतलब वो चाहती हैं कि ये इतनी सिंपल लैंग्वेज हो कि बहुत लोग पढ़ सकें। तो वहाँ से तुम ऐसी किताबें पढ़ोगे तो इंटरेस्ट भी आएगा, और वो इंग्लिश कंपोज़िशन, अंडरस्टैंडिंग वो बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम्म वो कर सकते हो जिसको इंग्लिश का दिक्कत हो रहा सही है। कहा। और करंट अफेयर, जैसे आपने बोला कि करंट अफेयर, जैसे अभी तो देखो प्रारंभ के बच्चे हैं और इनका अटेम्प्ट अभी दूर है। करंट अफेयर के नोट्स तो अभी नहीं बनाने चाहिए, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत हाँ, इनको अभी से करनी चाहिए। आप क्या बोलोगे? हाँ सर, वो एक अच्छी हैबिट भी है। हम्म मतलब हम लोग हमेशा, जब मैं बचपन में, तो पापा लोग बोलते थे कि न्यूज़पेपर लगवाते थे वो ना, कि पढ़ना सीखो, हम्म पढ़ते रहा करो, ताकि अवेयर हो, जनरली अवेयर हो कि दुनिया में चल क्या रहा है। तो वो हैबिट इन जनरल भी सबको अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है? हम्म और ऐसे है कि अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ो, कहीं मिस आउट हो गया, तो बेस्ट है तुम यूट्यूब पे जाके, मतलब आई वुड सीरियसली रिकमेंड कि तुम एडिटोरियल वीडियोज़ देख लो सर की। तो वो बहुत काम रहती है। मतलब क्या है कि तुम कंटिन्यूटी में रहोगे। कभी-कभी होता है पढ़ने का मन नहीं है उसको ना, हम्म तो एटलीस्ट तुमने चलते-फिरते, खाना-वाना खाते हुए कैसे भी ना, वो आधे घंटे की 45 मिनट की वीडियो देख ली। भले 1.5x करके देख लो, तो हल्का-हल्का तुम टच में रहोगे चीज़ों के ना, तो वही कर सकते हो। और एक अब बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सी सेट के बारे में। सी सेट के लिए क्या करना है? अच्छा, ओके, देखो सीसैट का क्या है ना, कि अगर तुम्हारा अटेम्प्ट थोड़ा दूर है, ठीक है? तो तुम हम्म ना अपना जनरल एप्टीट्यूड बढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो, हम्म ठीक है? जैसे कुछ ना 8th क्लास के लेवल पे भी ना कुछ-कुछ सिंपल-सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हो गए, हम्म ठीक है? कुछ ना कुछ टाइम मैनेजमेंट के क्वेश्चन हो गए, क्लॉक वाले क्वेश्चन हो गए। या कॉन्सेप्ट सिंपल है, बस हल्का-हल्का प्रैक्टिस करते रहो। तो तुम्हारा क्या एप्टीट्यूड बिल्ड हो जाएगा उससे। उसके बाद तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा उस डायरेक्शन में ना, तो जैसे अगर किसी का अटेम्प्ट इनका सर 2028 में है क्या? 29। 28 में होगा। हाँ, तो 28 में आपका अटेम्प्ट होगा, है ना? 28 में ही है, हाँ। ठीक है, ठीक है। तो सर हम्म उसका ये है कि हल्का-हल्का एप्टीट्यूड बनाना स्टार्ट करो, और तुम इनिशियली मैंने से 5-6 क्वेश्चन कर लिए, कभी 10-12 क्वेश्चन कर लिए, कभी कोई कॉन्सेप्ट वीडियो देख ली यूट्यूब पे ना कोई, कि चलो ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वीडियो देख ली कभी टाइम पास करते हुए, तो उससे तुम्हें वो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा तुम्हारा, और उसको हल्का-हल्का तुम प्रैक्टिस करते रहो। मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऐसा नहीं होगा कि तुम 4 महीने में कर लो, तो वो फिर रिगरस प्रोसेस के थ्रू गुज़रना पड़ेगा। बट आप लोगों के पास टाइम है अभी, तो उसका बेस्ट तरीका है कि हल्का-हल्का कभी-कभी वीकेंड पे कभी पढ़ लिया, तो उसमें तुम कर सकते हो। हम्म ठीक है। अब एक क्वेश्चन विवेक, बच्चों का जो सबसे ज्यादा है वो ये है कि सर कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, क्योंकि देखो अभी अटेम्प्ट दूर है। हुँ, हुँ। मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें और प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे अवॉइड करें? तो उसका है कि ना, एक तो ना लेक्चर टाइम पे देखते रहो। अगर बैकलॉग बनी हुई है, तो इंस्टेड ना, कि कभी-कभी क्या होता है कि मैं बैकलॉग बनी हुई है तो उसको उसकी टेंशन ले रखी है। उसकी टेंशन में क्या होता है कि वो और एक्सटेंड हो जाता है। हम्म, तो इंस्टेड कि जब भी लगे ना कि मेरी बैकलॉग बन रखी है, पहला काम करो, उसको बैकलॉग खत्म करना स्टार्ट करो। कि तुम सीधा लेक्चर देखना स्टार्ट कर दो। इंस्टेड कि उसको लेके गिल्ट में लेके बैठे हैं कि यार ये तो अब ये इतना सारा बचा हुआ है, ये कब पूरा होगा। तुम करना शुरू करो, वो खत्म होना स्टार्ट होएगा। हमेशा दिमाग में रखो ये मंत्र, कि मैं करना शुरू करूंगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है? मैं सोचता रहूंगा तो वो बढ़ता रहेगा, ठीक है? तो सिंपल है कि जैसे ही करना शुरू करोगे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो बढ़िया है। और विवेक देखो, खुद ही मेंटर है, पीडब्ल्यू ओनलीएस की मेंटरशिप टीम ने काफी हेल्प की पीयूष, और खुद ही उन्होंने मेंटर ज्वाइन कर लिया और आप लोगों को अभी हेल्प कर रहे हैं। तो उनका सिलेक्शन हुआ तो आपको भी आज बहुत खुशी हुई होगी यार, हमारे मेंटर का सिलेक्शन हुआ है, कल को हमारा भी इसी प्रकार से सिलेक्शन होगा। बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया लगा। और कुल मिला के देखो, अच्छा बुके देना है सर को, आ जाइए। ठीक है। तो विवेक, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और इसी प्रकार से देखो, और जो सिलेक्शन वाले जिनका सिलेक्शन हुआ है लगातार आ रहे हैं, और भी लोगों से मैं आपकी इंटरेक्शन करवाऊंगा। अभी आप बढ़िया से पढ़ते रहिए, देवेंद्र सर की क्लास चल रही है, और देवेंद्र सर से मैंने
सॉरी भी बोला कि सर थोड़ा सा टाइम मैं आपका लूंगा क्योंकि विवेक ने स्पेशल बोला था कि प्रारंभ के बैच में एक बार जाते हैं और जो एक्सपीरियंस है वो मैं अपना शेयर करता हूं ताकि जिन्होंने अभी अभी प्रारंभ का बैच ज्वाइन किया है उनको फायदा हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल थैंक द यू सो बेस्ट, मच। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। ठीक है। स्टार्ट। चलो, बैक टू इंदौर। घूम के आ गया दिल्ली से, हो गई मुलाकात। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, आ गए आ गए आ गए। ट्रांसफर रुक गया। देवेंद्र सर कहाँ है? आ गए आ गए। फटाफट से दिल्ली घूम के आए हो तुम लोग, 5 मिनट के अंदर दिल्ली घूम के, और मजा भी आ गया दिल्ली घूम के। हाँ, और रौनक बेटा तुम मिलो कहीं, मुझे मिलो। तुम्हारा गर्लफ्रेंड वाला नशा मैं सारा निकाल देता हूँ। गर्लफ्रेंड के साथ सिलेक्शन तुमने लेना है ना जो। कहाँ गया ये रौनक, कहाँ गया? हरकतें देखो। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। मैं सुन रहा था तुम लोगों की सारी हरकतें भी सुन रहा था, और मैं इधर ही बैठा था, सामने ही बैठा था मैं, और सारी जो है मैं बातें तुम लोगों की सुन रहा था। तुम लोग जो जो सवाल पूछ रहे थे वो भी मैं देख रहा था, और वहाँ से जो वो बातें बता रहे थे वो भी मैं देख रहा था। मुझे दो बातें बहुत ही अच्छी लगी, और वो मैं सच में चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को ध्यान में रखो भी। दो चीज़ें उन्होंने बहुत ऑनेस्टली बताई, ठीक है। विवेक ने दो बातें बहुत ऑनेस्टली बताई। एक तो जो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया अपने स्टडी आवर्स। बहुत कम लोग हैं जो स्टडी आवर्स को बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं। आप किसी से भी पूछो ना कि कितने घंटे पढ़ना है, इतना प्यार से उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि नॉर्मली जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो 9 से 10 घंटे पढ़ते हैं। जब हम धीमे धीमे पढ़ाई में मैच्योर हो जाते हैं तो वो 7-8 हो जाता है, फिर वो 5-6 भी हो जाता है। और जब एग्जाम नजदीक आता है, प्रीलिम्स के पहले और मेंस के पहले, तो फिर हम घंटे नहीं देखते, बस हम पढ़ते जाते हैं। जब तक थक नहीं जाते, जब तक सोना नहीं होता, तब तक हम पढ़ते रहते हैं। ये जो है वो बात उन्होंने बहुत ईमानदारी से, बहुत क्लियर कट बताई, और वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि बैकलॉग क्रिएट मत करना, जो कुछ होता जाए उसे बस करते जाना, उसे बस कवर करते जाना, ठीक है। तो ये दो बातें थी जो बहुत ही ज्यादा काम की थी। तो बैकलॉग क्रिएट मत करना, और स्टडी आवर्स को लेकर एकदम ही ध्यान से रखना, ठीक है। नाउ हैव अ लुक। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। बैक टू द टॉपिक, वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंडिगो। इंडिगो के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई सिंथेटिक कलर तब तक अवेलेबल नहीं था, तो अंग्रेजों ने इंडिया से इंडिगो इंपोर्ट करना शुरू किया। इंडिगो की दिन ब दिन जो डिमांड थी वो बढ़ने लगी, और इंडिगो की जब डिमांड बढ़ती गई तो सर वो आईएएस है या आईपीएस नहीं बेटा, उनका जो अभी रैंक है वो स्पेसिफाई हो जाएगा। प्रोबेबली उनकी चॉइस के हिसाब से उनको आईपीएस मिल सकता है, आईआरएस भी मिल सकता है, ठीक है। सो यहां पर समझो कि ब्रिटिशर्स ने अपने कपड़ों को कलर करने के लिए इंडिया से ज्यादा इंडिगो की डिमांड करनी शुरू की। और जब उन्होंने इंडिगो की ज्यादा से ज्यादा डिमांड करनी शुरू की, इंडिगो कई तरीके के हार्म्स अपने साथ कैरी करता था। जैसे कि इंडिगो का, इंडिया का प्रोडक्शन बहुत ही रिच था। इंडिया का जो कलर था इंडिगो, वो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट था। उसके पीछे कारण ये था बिकॉज इंडिया का जो सॉइल है वो बहुत रिच है, बहुत फर्टाइल है, और वो इंडियन सॉइल की फर्टिलिटी को किल कर रहा था। आप किसी भी जगह पर इंडिगो उगाते हैं तो 4 से 5 साल के लिए वो सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर देता था, कुछ नहीं उगेगा वहां, नथिंग। इंडियन फार्मर्स इंडिगो नहीं उगाना चाहते थे,
कारण क्योंकि इंडिगो खा नहीं सकते थे, उसे सिर्फ बेचा जा सकता था, वो सॉइल की फर्टिलिटी को किल कर देता था। अंग्रेजों ने इंडियंस को फोर्स किया कि वो ज्यादा से ज्यादा इंडिगो उगाएं कमर्शियल स्केल पर, और इसके बाद पीजेंट्स का शुरू हो गया एक्सप्लॉयटेशन, इंडिगो के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से। इंडिगो प्लांट पूरी दुनिया में कहीं पर भी उगाया जा सकता था। यूरोप में उगाए जाने वाले इंडिगो को वोट कहा जाता था, बहुत ही पुअर क्वालिटी का ब्लू कलर होता था। यूरोपियंस ने इंडिया में इंडिगो उगवाया। इंडिगो के लिए हमने देखा कि सभी कॉलोनीज अपनी अपनी जगहों पर ट्राई कर रही थी। फ्रांस ने अपनी कॉलोनी सेंट डोमिंगो में, जो आज हैती नाम का देश माना जाता है, अमेरिका के पास में है, कैरेबियन आइलैंड में, वहां पर उन्होंने स्लेव्स का इस्तेमाल करके इंडिगो उगवाया। स्लेव्स ने अपराइजिंग कर दी 1791 में और हैती आजाद हो गया। 1792 में फ्रांस ने स्लेवरी को अबॉलिश भी किया। इंडिगो की हाई डिमांड थी, सप्लाई कम थी। उसका ऑप्शन था कि इंडिया में इंडिगो का प्रोडक्शन करवाया जाए, और वो उन्होंने किया भी। ब्रिटिशर्स ने इंडिगो का प्लांटेशन हाई स्केल पर किया। 1810 में 95% ब्रिटेन की इंडिगो सप्लाई इंडिया से होने लगी। दो तरीके के इंडिगो प्रोडक्शन मेथड्स इंडिया में इस्तेमाल किए गए। एक था निज सिस्टम। निज का मतलब होता है निजी, निजी का मतलब होता है पर्सनल, पर्सनल का मतलब यह होता है कि आप अपनी जमीन खुद खरीदिए और वहां पर आप इंडिगो का प्रोडक्शन करिए। रियोती का मतलब होता है, रियोती रैयत वर्ड से बना हुआ है, रैयत का मतलब होता है किसान। यहां पर आप दूसरे किसान को कॉन्ट्रैक्ट पर इंडिगो उगाने का काम दे दीजिए। तो दो तरीके से इंडिगो का प्रोडक्शन किया जाता था। एक तो निज सिस्टम, अपनी जमीन खुद खरीदिए और इंडिगो उगाइए। अब ये थोड़ा सा महंगा प्रोसेस है क्योंकि जमीन खुद ही बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। उसके बाद अगर कोई दूसरे देश का इंसान इंडिया में आके इंडिगो प्रोडक्शन कर रहा है, ही मे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक एक्वायरिंग लेबर एंड ही मे फेस चैलेंजेस फ्रॉम द लोकल। तो रियोत यानी कि रैयत, रैयत मतलब किसान, आप किसान को कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए और उससे इंडिगो उगवाने का काम शुरू करिए। तो यहां पर दो तरीके के सिस्टम इंडिगो प्रोडक्शन के लिए किए गए। अब जब किसानों को इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया गया तो किसानों ने पहले प्रोटेस्ट किया, और जब अंग्रेजों ने प्रोटेस्ट को नजरअंदाज किया तो फाइनली पीजेंट्स ने यहां पर एक रेबेलियन कर दिया। उस रेबेलियन को कहा गया इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट की जो बिगिनिंग है यानी कि शुरुआत है वो मार्च 1859 में होती है, और वो बिगिनिंग हुई बंगाल में। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स किया। इंडियंस इंडिगो नहीं उगाना चाहते थे क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को किल करता था और आप उसे खा नहीं सकते थे। इट वॉजंट अ फूड क्रॉप। इंडियंस चाहते थे कि वो गेहूं चावल उगाएं जिसे वो खा भी सके, बट हमें फोर्स किया गया कि हम इंडिगो उगाएं। इंडिगो सॉइल फर्टिलिटी को किल कर रहा था और फैमिन आ जाए तो इंडिगो फूड क्रॉप नहीं थी, इस वजह से हम इंडिगो नहीं उगाना चाहते थे। पीजेंट्स ने जब मना किया तो अंग्रेजों ने हमें फोर्स किया। अंग्रेजों ने जब हमें फोर्स किया तो हमने यहां पर पीजेंट रेबेलियन किया, मतलब यहां पर जो पेजेंट्स थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। प्लांटर्स को अटैक किया गया और ब्रिटिश एजेंट्स जिनको गोमस्ता या फिर लठियाल कहा जाता था उन्हें मारा पीटा जाने लगा। गोमस्ता कंपनी के वो एजेंट थे जो किसानों के साथ डील करते थे, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देते थे इंडिगो उगाने का। लठियाल वो होते थे जो जमींदारों के पास या कॉन्ट्रैक्टर्स के पास होते थे जिनके पास लाठी होती थी, और वो गुंडागर्दी करते थे, किसानों को मार पीट कर उनसे इंडिगो का प्रोडक्शन करवाते थे। इन सभी लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। हमने क्या देखा कि ब्रिटिशर्स ने जल्दी ही इंडिगो रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। मार पीट कर उन्होंने इंडिगो रिवोल्ट को सप्रेस तो कर दिया, लेकिन उन्हें जल्दी ही यह बात समझ में आ गई कि वो बहुत लंबे समय तक इंडिगो के इस मुद्दे को लेकर किसानों को प्रेशराइज नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने इंडिगो कमीशन बनाया। इंडिगो कमीशन ने कहा कि जो प्लांटर्स किसानों को परेशान करते हैं उन्हें पनिश किया जाए। प्लांटर्स की सिक्योरिटी के लिए आर्मी का इस्तेमाल किया जाए ताकि किसान उनके ऊपर अटैक ना करें। पीजेंट्स को कहा गया कि वो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए मना भी कर सकते हैं, अगर वो इंडिगो नहीं उगाना चाहते तो ना उगाएं। अगर उन्हें कोई प्लांटर अच्छा दाम दे रहा है और इंडिगो प्रोडक्शन उनके फेवर में है वो तो ही इंडिगो उगाएं, ना तो उसके लिए मना कर दें। ठीक है,
इंडिगो का मसला जैसे तैसे यहां पर सॉल्व हुआ, और इंडिगो का मसला जब यहां पर सॉल्व होता है तब शुरू होता है हमारा अगला इशू, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्रीसाइड। इसमें मैंने आपको ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़ा दी है और इशू ऑफ इंडिगो भी पढ़ा दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टोरी ऑफ राजमहल हिल्स, राजमहल की पहाड़ियों की कहानियां। कौन मुझे बताएगा कि राजमहल की पहाड़ियां यानी कि इंडिगो के मुद्दे के बाद राजमहल की पहाड़ियां हैं कहां? मुझे फटाफट बताइए कहां पर है इंडिगो के बाद जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल हिल्स। कहां पर है ये राजमहल हिल्स? प्लीज टेल मी, प्लेस का नाम बताओ, राजमहल हिल्स कहां है? वेयर आर राजमहल हिल्स? मुझे बताइए प्लीज, कहां हैं ये राजमहल की पहाड़ियां? बंगाल, झारखंड? बिलाल हुसैन बताते हैं कि झारखंड में है। सुनीता, सागर, कंचन, एकता, नैना, रवि, निकिता, गीतिका, अरुणवा, प्रिंस, प्रिंसी, सिमरन, विकास, आकृति, पूर्णिया, दीक्षा, आकृति, प्रियंका, ध्रुव, जतिन, सभी लोग बताते हैं कि राजमहल झारखंड में है। बहुत अच्छी बात है बेटा, आप सभी लोगों को यह बात तो पता है कि राजमहल की पहाड़ियां या हिल्स ऑफ राजमहल आर इन झारखंड। अगर आपको यह बात पता है तो कहानी बहुत खास है, कहानी बहुत अच्छी है। आइए सबसे पहले मैप में इनकी लोकेशन देखते हैं। यह है राजमहल की पहाड़ियां, इनको हम यहां स्पॉट कर सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर का स्पॉट आपको दिख रहा है ये राजमहल हिल्स हैं। आज का जो झारखंड है वहां पर आपको राजमहल की हिल्स मिलेंगी। आप में से कोई ऐसा है जो राजमहल की हिल्स या आसपास के एरिया में कभी घूमा हो? एनीवन जो झारखंड से बिलोंग करता हो और वो आसपास के किसी एरिया में झारखंड के राजमहल के रीजन में कहीं घूमा हो? कहते हैं कि राजमहल हिल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। आप में से किसी ने राजमहल हिल्स को देखा है? आई हैव हर्ड ऑफ, मुझे कभी राजमहल हिल्स को देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन लोग कहते हैं कि राजमहल की हिल्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती हैं वहां पर रहने वाली ट्राइब्स, उनकी लाइफस्टाइल, उनका रहन सहन का तरीका राजमहल हिल्स को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। नो सर, नो, अनफॉर्चुनेटली बेटा, मुझे भी राजमहल हिल्स को देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन कोई है जिसने राजमहल हिल्स को देखा है। क्या हम उनसे पूछें क्या कि राजमहल के हिल्स कैसे दिखते हैं, वहां रहने वाले लोग कौन हैं, वो कैसे रहते हैं, उनकी जिंदगी कैसी है? किसी से पूछ ले क्या, कोई ऐसा जो वहां गया हो, वहां पर कौन सी ट्राइब रहती है? कोई कह रहा था वहां पर एक ट्राइब रहती है, क्योंकि वो पहाड़ पर रहती है इसीलिए उसको पहाड़िया ट्राइब बुलाया जाता है। किसी ने मुझसे ऐसा कहा कि राजमहल के पहाड़ पर रहने वाली जो ट्राइब है उसे पहाड़िया ट्राइब कहा जाता है। क्योंकि मैं अभी तक राजमहल की हिल्स में नहीं गया हूं, मैंने केवल सुना हुआ है कि राजमहल की हिल्स बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन और ज्यादातर आप में से भी जो लोग हैं वो राजमहल की हिल्स में नहीं गए हुए हैं, तो हम एक इंसान को पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई साहब तुम गए हो क्या राजमहल पहाड़ियों पे, राजमहल हिल्स में अगर तुम गए हो तो प्लीज मुझे बताओ, हमें भी बताओ कि राजमहल की हिल्स कैसी दिखती हैं। तो चलिए एक इंसान से पूछते हैं। राजमहल की हिल्स झारखंड के स्टेट में पड़ती हैं, वहां पर एक ट्राइब पाई जाती है जिसको पहाड़िया ट्राइब कहा जाता है, क्योंकि वो राजमहल की पहाड़ियों में रहती हैं इसीलिए उसका नाम पहाड़िया ट्राइब है। ठीक है, राजमहल की हिल्स को विजिट करने वाले दो लोग थे, तो क्यों ना हम इनसे पूछें कि राजमहल की हिल्स कैसी दिखती हैं। दो लोग हैं बेटा, एक का नाम है फ्रांसिस बुकनन और दूसरे का नाम है विलियम हॉजिस। ये दो लोग हैं जिनसे हम पूछते हैं कि भाई लोग तुम लोग गए थे ना, तुम तो अंग्रेज हो, तो तुम मुझे बताओ कि कैसी दिखती हैं वो पहाड़ियां, वहां पे रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी है, प्लीज मुझे बताओ। सबसे पहले मैं बताता हूं कि हम दो लोगों से ये सवाल पूछेंगे। एक इंसान है फ्रांसिस बुकनन और दूसरा इंसान है विलियम हॉजिस। और आप पूछेंगे कि सर ये फ्रांसिस बुकनन और विलियम हॉजिस हैं कौन जिनसे हम ये सवाल पूछने वाले हैं। फ्रांसिस बुकनन एक एक्सप्लोरर थे, एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर जो नई जगहों पर घूमते थे, नई नई जगहों को देखते थे और ये राजमहल के हिल्स को घूमते हैं और वहां के लोगों की लाइवलीहुड और उनकी जिंदगी को समझते हैं। वैसे ही विलियम हॉजिस कौन है? ये भी एक एक्सप्लोरर हैं जो कि मेस्मराइज थे जब इन्होंने राजमहल की पहाड़ियों को देखा और उन्होंने राजमहल हिल्स की पेंटिंग्स को भी ड्रॉ किया।
इनका अपना एक्सपीरियंस है जब ये लोग राजमहल की हिल्स को घूमते हैं। इनका जो एक्सपीरियंस रहा राजमहल की हिल्स को लेकर, वही मैं आपको बताता हूं, और अब जो मैं बताऊंगा वो इन्हीं दो लोगों की जुबानी होगा। बुकनन पहाड़िया ट्राइब्स के बारे में क्या बताते हैं। बुकनन जब जाते हैं ना, फ्रांसिस बुकनन की मैं बात कर रहा हूं, ही वॉज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो कि ह्यूमंस के बारे में स्टडी करते थे। व्हेन ही विजिटेड झारखंड एंड व्हेन ही विजिटेड राजमहल हिल्स, ही वॉज वेरी मच मेस्मराइज्ड व्हेन ही वॉज लुकिंग एट द ब्यूटी ऑफ द राजमहल हिल्स। वो जब वहां पर गए तो उन्हें वहां पर कुछ लोग दिखे। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा वी आर पहाड़ियाज। उन्होंने कहा वाई यू आर पहाड़ियाज। दे टोल्ड वी लिव इन पहाड़, दैट्स वाई वी आर पहाड़ियाज। उन्होंने कहा और देखा और समझा कि पहाड़िया लोग अपने नेचुरल एनवायरमेंट से काफी ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। जंगल से, नेचर से कनेक्टेड लोग थे पहाड़िया। पहाड़िया हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने आपको बताया होगा, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आई मस्ट हैव टोल्ड यू। वो सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम के कीड़े भी पालते थे, और वो मैंगो ग्रोव्स में यानी कि आम के बगीचों में रहते थे। कमाल के लोग थे, कमाल के लोग थे दीज पहाड़िया पीपल। वो जब वहां जाते हैं तो उन्हें पहाड़िया चीफ्स के बारे में भी पता चलता है। ही गेट टू नो दैट ऑल द पहाड़िया ट्राइबल पीपल वर कनेक्टेड टू अ पहाड़िया चीफ। पहाड़िया चीफ जो उनके लीडर होते थे वो कई तरीके के काम करते थे, ऐसा हमें बुकनन बताते हैं। बुकनन बताते हैं कि जो पहाड़िया चीफ होते थे, अगर पहाड़िया ट्राइब के लोगों का आपस में झगड़ा हो जाए तो वो डिस्प्यूट सेटलमेंट करते थे। वो पहाड़िया ट्राइब के लोगों की टेरिटरी को डिफेंड करते थे। अगर मान लो कि कोई आसपास की ट्राइब है, उसको कुछ लेन देन करना है, तो वो उनसे बातचीत भी करते थे, ठीक है। रौनक कहते हैं कि आपने इंग्लिश बोलना सर कम क्यों कर दिया? क्योंकि बेटा आपने गर्लफ्रेंड ढूंढना शुरू कर दिया ना, इसलिए मैंने इंग्लिश बोलना कम कर दिया। तुम गर्लफ्रेंड ढूंढना बंद कर दो, मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर देता हूं बेटा, ठीक है। तुम अपनी हरकतें सुधारो बेटा, तुम मेरे रडार पे आ गए हो, ठीक है। We can mix both of the languages, don't worry about that, ठीक है। So Francis Buchanan was telling us that Pahadia chief had a lot of important functions to perform. First of all, they were settling the various disputes. Now, they were responsible for protecting territories if other tribes are attacking the region of their tribe. At the same time, they were negotiating with the external powers, like some other tribal people wanted to negotiate or wanted to trade over something. So he used to negotiate, and they also used to raid in the plain areas. प्लेन एरियाज में वो रेड किया करते थे, मतलब पहाड़ से वो उतर के प्लेन में आते थे और वहां पे लोगों को मारते थे। कहते थे पैसा दो नहीं तो तुमको मारेंगे, ठीक है। तो पहाड़िया लोगों का जो काम था वो ये था कि वो प्लेन एरिया में रेड भी किया करते थे। अब इनका जो रेड करना था ना प्लेन एरिया में, ये भी बहुत खास था, जो अंग्रेजों को बहुत परेशान करता था, ठीक है। नाउ ये कुछ काम थे पहाड़िया चीफ के, और मैं क्या जानूं, मैं तो गया ही नहीं हूं राजमहल हिल्स में, मुझे क्या पता कि ये सही चीज थी या फिर नहीं थी। ये तो मुझे बताता है फ्रांसिस बुकनन। फ्रांसिस बुकनन ये सब बताता है तो मैंने ये सब मान लिया, ठीक है, मैंने ये सब मान लिया। अब फ्रांसिस बुकनन के अलावा बेटा यहां पर हम देखते हैं कि राजमहल हिल्स के बारे में कुछ और भी बातें हमें समझ में आई। राजमहल हिल्स में जो पहाड़िया ट्राइब के लोग रहते थे, दे हैड अ वेरी डिफरेंट लाइफस्टाइल, ठीक है, दे हैड अ वेरी डिफरेंट लाइफस्टाइल। नाउ वो जंगलों में रहते थे, जंगलों में जीते थे, वो कोई परमानेंट एग्रीकल्चर नहीं करते थे। इट वॉज वेरी हार्ड फॉर ब्रिटिश टू ट्रेस और टू ग्रैब टैक्सेस फॉर देम, टैक्सेस फ्रॉम देम। So what happened? They were forcing पहाड़िया people, no, give us tax. पहाड़िया लोगों ने बोला हम तुमको क्या टैक्स दें भाई, हम कुछ उगाते ही नहीं है तो हम तुमको क्या टैक्स दें। इन्होंने पहाड़िया लोगों से बोला तो तुम खेती करो, तुम परमानेंट सेटलमेंट करो और हमको टैक्स दो। अंग्रेजों ने क्या बोला पहाड़िया लोगों से कि तुम लोग परमानेंट एग्रीकल्चर करो
ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों करते हो तुम लोग? कभी यहां एग्रीकल्चर करते हो, कभी वहां एग्रीकल्चर करते हो, ठीक है? तो हम तुमसे टैक्स कैसे वसूलें अगर तुम सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं करोगे तो? पहाड़िया लोगों ने बोला भाई हम हजारों साल से ऐसे ही रहते हैं, हम कभी यहां एग्रीकल्चर करते हैं, कभी वहां एग्रीकल्चर करते हैं, अभी तुम नए नए आए हो, कह रहे हो कि नहीं नहीं सेटल्ड एग्रीकल्चर करो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ना करो। बोले अगर तुम ऐसा नहीं मानोगे, तुम हमें टैक्स नहीं दोगे परमानेंट एग्रीकल्चर करके, सेटल्ड एग्रीकल्चर करके, तो हम यहां पर किसी और को लेकर आएंगे। पहाड़िया लोगों ने बोला किसी और को लेकर आओगे ना तो मरबो करेंगे। बोले तुम मार के दिखाओ। बोले किसको लेकर आओगे? बोले हम संथाल लोगों को लेकर आएंगे। बोले संथाल लोग यहां क्यों आएंगे, कहां से लाओगे तुम संथाल लोगों को? अंग्रेजों ने कहा हम जा रहे हैं बंगाल और उड़ीसा से संथाल लोगों को पकड़ के लेके आएंगे और झारखंड में बसाएंगे। बोले भाई तुम उनको यहां लेकर तो आओगे, लेकिन वो यहां बसेंगे क्यों? बोले उनके यहां सूखा पड़ा है। बोले अच्छा संथाल लोगों के यहां सूखा पड़ा है? बोले हां, संथाल लोग खाए बिन मर रहे हैं, हम उनको बोलेंगे तो वो तुम्हारे एरिया में आके एग्रीकल्चर करेंगे। उन्होंने बोला भाई तुमसे जो बन पड़े करो। पहाड़िया लोगों ने अंग्रेजों को टैक्स नहीं दिया, तो अंग्रेजों ने बंगाल और उड़ीसा में जाके रह रही एक संथाल ट्राइब से बोला कि अरे तुम्हारे यहां सूखा पड़ा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हें हम यहां पर एग्रीकल्चर करवा देते हैं, तुमको हम जमीन देंगे, यहां बड़ा अच्छा एग्रीकल्चर होगा। संथाल लोग बेचारे उस समय खाए बिन मर रहे थे क्योंकि फैमिन की कंडीशन थी बंगाल और उड़ीसा में। उन्होंने कहा मालिक कहीं अच्छी जमीन हो तो दे दो। अंग्रेजों के कहने पर वो जो राजमहल हिल का एरिया था, संथाल वहां पर आकर बस गए। शुरू में तो संथालों के नंबर्स बहुत ज्यादा कम थे, संथाल बहुत ज्यादा नंबर्स में नहीं थे, लेकिन जल्दी ही संथालों के नंबर्स यहां पर बहुत ही तेजी से बढ़ गए। जैसे मैं आपको बताऊं तो 1838 में जब अंग्रेजों ने संथालों को बुलाया था तो राजमहल के हिल के एरिया में केवल 3000 संथाल आकर बसे थे, लेकिन जल्दी ही उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गई और 1851 तक महज 20 इयर्स में, महज 20 to 25 इयर्स में उनके नंबर्स बढ़ के 82,000 हो गए। मतलब रफली मैं बोलूं ना तो संथालों की आबादी 25 साल के भीतर वहां 1 लाख हो गई। अब भाई अगर संथाल वहां पर आएंगे तो पहले से रह रही जो पहाड़िया ट्राइब है उससे उनका कन्फ्रंटेशन होगा, ये तो लाजमी है, ये तो बहुत ही नेचुरल है, ऐसा ही हुआ। दिस इज व्हाट हैपेंड। हमने क्या देखा कि यहां पर जो पहाड़िया ट्राइब के लोग थे और जो ब्रिटिश थे, इनका आपस में कन्फ्रंटेशन चल ही रहा था। अंग्रेजों ने यहां पर संथालों को इंट्रोड्यूस कर दिया और संथालों से कहा कि तुम सेटल्ड एग्रीकल्चर करो और तुम हमको टैक्स दो, तुम सेटल्ड एग्रीकल्चर करो और टैक्स दो। यहां पर क्या हुआ, अब संथाल और पहाड़िया एक दूसरे से भिड़ गए, इनका आपस में झगड़ा होने लगा। अब संथाल और पहाड़िया का जब आपस में झगड़ा हुआ तो पीछे से बैकअप कौन दे रहा था संथाल को? अंग्रेज। क्योंकि अंग्रेज जो थे वो चाहते थे कि संथाल पहाड़िया लोगों के एरिया में बस जाएं, वो सेटल्ड एग्रीकल्चर करें ताकि उनको टैक्स मिले। हुआ भी वही बेटा। संथालों को चूंकि बैकअप था अंग्रेजों का, तो संथाल पहाड़ियाज के साथ होने वाले इस कन्फ्रंटेशन में जीत गए। पहाड़िया लोग कहां गए बेटा? पहाड़िया लोग पहाड़ पर चले गए। पहाड़िया लोग पहाड़ पर चले गए तो क्या हुआ? पहाड़िया लोग पहाड़ पर चले गए तो क्या हुआ? नीचे जो प्लेन एरिया था, यानी कि हिल के जो नीचे का एरिया था, वहां पर संथाल बस गए। अंग्रेज बेटा किसी के सगे नहीं थे, अंग्रेजों का हिसाब साफ था, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो अंग्रेज पहले तो पहाड़िया लोगों को ठग रहे थे। अब संथालों को लाने का सही कारण क्या था? What was the exact reason? Britishers wanted Santhal to practice settled agriculture on the exact place where Pahadiyas were practicing shifting cultivation. Since Pahadiyas were practicing shifting cultivation, thus they were not paying taxes. If Santhal will practice permanent agriculture or the settled agriculture, it will be very easier for them, for British, to collect taxes from Santhal. They started doing the same. उन्होंने संथालों को बोला तुम हमको टैक्स दो। संथालों ने बोला भाई ठीक है, तुमने हमको सपोर्ट किया तो हमको तुमको टैक्स देंगे। संथालों ने शुरू में उनको टैक्स दिया, लेकिन फिर वो टैक्स बढ़ाते चले गए। अरे भाई कितना कोई टैक्स देगा? संथालों के ऊपर इन्होंने इतना टैक्स बढ़ा दिया कि संथाल परेशान हो गए और ऊपर से पहाड़ पे पहाड़िया देख रहे थे, बोले मजा आया, तुम आए थे हमसे लड़ने देखो अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा। ठीक है, अब देखो संथालों से जब इन्होंने टैक्स मांगना शुरू किया ना, जब इन्होंने संथालों से टैक्स मांगना शुरू किया तो जो संथाल थे
ठीक है, तो जो संथाल थे, सर स्लाइड से ही पढ़ाई होगी हमेशा? नहीं पंकज बेटा, ऐसा नहीं होगा। अभी तो हम लोग स्लाइड से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी ये बातें मैं वापस से रिपीट करके आपको सारा पढ़ाने वाला हूं। तो डोंट वरी अबाउट इट। अभी ये सब मैं आगे जब आपकी फुल फ्लैश क्लासेस शुरू होंगी तो सब रिपीट करके लिखवा दूंगा। और ये मेरा खुद का ही हैंड रिटन नोट्स है, तो किसी और ने नहीं लिखा है, मैंने ही खुद ही से लिखा है। तो मैं इसे बहुत प्यार से समझा रहा हूं। अभी मैं चाहता हूं कि आप, सोमेल बेटा, आप बहुत देर से स्पैम कर रहे हो। मैं अपना लिखा हुआ ही पढ़ा रहा हूं, मैंने शुरू में ही सब स्पेसिफाई कर दिया था। मैं अभी आपका एक ओवरव्यू बना रहा हूं, आप इसे अच्छे से समझ लो। यहां ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। आई विल टीच ऑल द थिंग्स अगेन। मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा और हर चीज आपको लिखवाऊंगा, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। अभी बस जो बेसिक कीवर्ड्स है ना, आप उनको समझ लो, ताकि जब मैं एडवांस क्लासेस में आपको पढ़ाऊं तो आपको सब समझ में आए, आपको कम एफर्ट लगे, और वहां पर आप अच्छे से नोट्स बनाना। इतना नोट्स बनवाऊंगा ना कि नोट्स बनाते बनाते मर जाओगे आप। ठीक है, आपका खून बॉयल हो जाएगा, सूख जाएंगी आंखें आपकी, इतना नोट्स बनवाऊंगा। और जितना मन में चुलबुलाहट है ना नोट्स बनाने की, सब एक बार में ठीक कर दूंगा। सारा नोट्स बनाने का चुलबुलाहट आपका मैं सही कर दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। नोट्स तो मैं इतना बनवाऊंगा ना कि आप मर जाओगे नोट्स बनाते बनाते। तो अभी उसके लिए चुलबुलाहट मत दिखाओ, अभी बस समझ लो बच्चा। जस्ट अंडरस्टैंड नाउ। आपकी सारी चुलबुलाहट में मिटाऊंगा, सारी जितनी भी चुलबुलाहट आपके मन में है ना, वो सब मिटा दूंगा। मैं इतना नोट्स बनवाऊंगा कि आपका हाथ और दिमाग दोनों खराब हो जाएगा। ठीक है, बस अभी चलो, ठीक है, इसको समझो। हाँ, कोई बोल रहा था कि झूम कल्टीवेशन क्या होता है, कोई मेरे बच्चे को समझाओ झूम कल्टीवेशन क्या होता है। मेरे जो है कुछ बच्चों को जो है मैं टैग दूंगा। क्या टैग दूंगा? जो दूसरे बच्चों को बताएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मैं उन बच्चों को कोई टैग दूंगा। क्या टैग दे सकता हूं? मास्टर स्टूडेंट नहीं, मास्टर स्टूडेंट नहीं, क्या टैग दे दूं? कुछ बच्चा लोग, अगर कोई बच्चा जो है बेसिक डाउट पूछेगा, जैसे किसी ने पूछा कि झूम कल्टीवेशन क्या होता है, तो मैं आपको एक टैग दूंगा। मैं कुछ बच्चों को टैग दूंगा जो दूसरे बच्चों के बेसिक डाउट्स बता देंगे। कोई मुझे बता दो मेरे किसी बच्चे को झूम कल्टीवेशन क्या होता है। तो मैंने क्या बताया कि जो कन्फ्रंटेशन पहले पहाड़िया वर्सेस संथाल था, अब वो संथाल वर्सेस ब्रिटिश शुरू हो गया। अभी यहां पर घूम घूम के कल्टीवेशन करना, ठीक है, झूम झूम के कल्टीवेशन करना। अब ये कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ, तो फिर क्या होता है? उसके बाद होता यह है कि संथालों ने बेटा यहां पर जो अपना स्ट्रगल है वो शुरू कर दिया। संथाल जो बंगाल में थे, संथाल जो राजमहल हिल्स में थे, उसका रिजल्ट क्या निकला? हमने क्या देखा कि यहां पर रेबेलियन शुरू हो गया। रेबेलियन जो शुरू हुआ वो किस तरीके का था बेटा? ओवर द टाइम जो संथालों की लैंड हुआ करती थी, उनसे बहुत ही ज्यादा टैक्स मांगे जाने लगे। मनी लेंडर्स खूब सारा पैसा मांगने लगे और वो पैसा वो पे नहीं कर पाए। 1850s तक जो संथालों को लगता था कि अंग्रेज उनके सगे हैं, वो उनको बहुत अच्छा प्लेस दे रहा है एग्रीकल्चर करने के लिए, उनके मन से ये फीलिंग भी निकल गई। और हमने देखा कि ग्रेजुअली वो रिवोल्ट करने पर आतुर हो गए। रेबेलियन शुरू हुआ, और जब रेबेलियन शुरू हुआ तो उस रेबेलियन को अंग्रेज मैनेज नहीं कर पाए। हमने क्या देखा कि वो गांव जो पहले पीसफुल दिखते थे, वहां पर वायलेंस शुरू हो गया। हर जगह पर अंग्रेजों ने भी यहां पर ब्रूटल सप्रेशन शुरू किया। किसी ने बताया, प्रवीण ने बताया कि सिद्धू और कान्हू दो ऐसे लोग थे जिन्होंने इस रेबेलियन को लीड किया। सिद्धू और कान्हू यहां पर संथाल रेबेलियन को लीड करते हैं। अंग्रेजों ने भी ब्रूटली इस पूरे रेबेलियन को सप्रेस किया। इस पूरे रेबेलियन को अंग्रेजों ने बहुत ही ब्रुटैलिटी के साथ सप्रेस किया। सिद्धू और कान्हू ने जब इस रेबेलियन को लीड किया, तो देखो यहां पर इस तरीके से ये रेबेलियन हो रहा था। संथाल सेपॉइस से तीर और धनुष से लड़ रहे हैं। हालांकि अंग्रेज जिनके पास हाई क्वालिटी गन्स हुआ करती थी, उनसे तीर और धनुष से लड़ पाना मुश्किल था। ये लंदन न्यूज एक न्यूज़पेपर है जहां पर 23 फरवरी 1856 में इस इमेज को प्रिंट किया गया था। ठीक है, सिमिलरली संथाल गांवों को जलाया जा रहा है। ये 23 फरवरी 1856 का एक इलस्ट्रेशन है जहां पर अंग्रेजों ने गांवों को जला दिया। ठीक है, गांवों को जला दिया। हमने क्या देखा कि अंग्रेज भी जब रेबेलियन खत्म हुआ तो संथालों को अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए एक संथाल परगना बनाते हैं, जिसमें भागलपुर और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट आज के थे। अंग्रेजों ने यह उम्मीद की कि उनकी जो नई टेरिटरी डिमार्केट कर दी जाएगी, उसके बाद संथाल रेबेल नहीं करेंगे।
हालांकि संथालों का ये रिवेलियन उसके बाद भी जारी रहेगा, लेकिन थोड़े समय के लिए ये अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाकर अंग्रेजों ने इस रेबेलियन को समहाउ मैनेज कर लिया था। ठीक है, तो चलो ये तो दूसरा पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। संथाल कौन थे, वो राजमहल के हिल्स में कैसे पहुंचे, वो पहले पहाड़ियास से कैसे लड़े, पहाड़ियास को पहाड़ों के ऊपर भेजकर उसके बाद वो अंग्रेजों से कैसे लड़े, सिद्धू और कान्हू ने कैसे इसको लीड किया और कैसे संथाल परगना बनाया गया, किस तरीके से अंग्रेजों ने संथालों को सप्रेस किया, ये सारी बातें हमने यहां पर डिस्कस की। और अब हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट विल बी पेजेंट रिवोल्ट इन डेक्कन। पेजेंट रिवोल्ट इन डेक्कन, दैट टू इन बॉम्बे डेक्कन। बॉम्बे डेक्कन में हम पेजेंट रेबेल को या रेबेलियन को यहां पर डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? अच्छा हाँ, शुरू में कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे ना कि हाँ अपने पीडब्ल्यू ओनली आईएएस से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो अभी मेरे पास डेटा आ गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 220 प्लस सिलेक्शंस हैं, अभी नंबर्स जो हैं वो काउंट ही किए जा रहे हैं। तो 220 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की वेरियस बैचेस से। बैचेस जैसे कि फाउंडेशन बैचेस जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन की बैचेस इंक्लूडेड हैं, इसके अलावा सृजन बैचेस हैं और टेस्ट सीरीज हैं। तो ये बच्चे वो हैं जो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के किसी न किसी बैच में थे, चाहे वो फाउंडेशन में थे, ऑनलाइन या ऑफलाइन में, या फिर वो सृजन बैचेस में थे, या फिर वो टेस्ट सीरीज में थे। तो ये नंबर 220 से ज्यादा है। इसमें हमने इंटरव्यू गाइडेंस के बच्चों को इंक्लूड नहीं किया है। ऐसे बच्चे जिन्होंने केवल आकर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में इंटरव्यू दिया था, वी हैवंट काउंटेड देम। अगर हम उन्हें इंक्लूड करेंगे, जैसा कि कई सारे इंस्टीट्यूशंस उनको इंक्लूड करके अपने रिजल्ट्स बनाते हैं, तो अगर हम उन्हें इंक्लूड करेंगे तो ये नंबर्स 500 प्लस निकल जाएंगे। अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो ये नंबर अगर हम इंटरव्यू के बच्चों को भी इंक्लूड कर लें तो 597 जा रहे हैं इंटरव्यू के बच्चों को इंक्लूड करके, लेकिन हम अभी उन्हें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये नंबर्स 220 प्लस हैं, जो कि ऐसे बच्चों से हैं जिन्होंने किसी न किसी बैच में एनरोल किया था। और हां, जब भी रिजल्ट्स बताए जाएंगे आपको ये जरूर से बताया जाएगा कि वो बच्चा कौन से बैच में था। AIR 1, 2 एंड 3 ये सभी रैंक्स जो हैं वो हमारे इंटरव्यू गाइडेंस का पार्ट थे। ठीक है, मतलब इंटरव्यू गाइडेंस में ये बच्चे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में आए थे और इन्होंने यहां पर इंटरव्यू मॉक्स वगैरह लिए थे, गाइडेंस लिया था, बट वी आर नॉट काउंटिंग देम इन फुल फ्लेज्ड रिजल्ट्स। तो अभी भी हम उन्हें रिजल्ट में काउंट नहीं कर रहे हैं। अगर हम इंटरव्यू में काउंट करेंगे तो ये रैंक 1, 2, 3 ये सब आ जाएंगे, बट वी आर नॉट काउंटिंग देम। ठीक है, ठीक है, तो ये रिजल्ट्स हैं। तो अगर चूंकि आप लोग एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं तो सभी बच्चों के मन में सवाल होता है कि अगर हम इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो भाई इस इंस्टीट्यूशन से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। सर इंटरव्यू गाइडेंस फ्री होता है क्या, मिस्ट्री पूछती हैं। हाँ जी बेटा, इंटरव्यू गाइडेंस फ्री होता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू गाइडेंस के लिए अपने पास आते हैं। लगभग 1700 स्टूडेंट्स ने अपने यहाँ इंटरव्यू गाइडेंस का कोर्स लिया था। अगर हम उनके नंबर्स ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हम 600 पहुंच जाएंगे। फिर लोगों को लगेगा कि ये हाइपोथेटिकल नंबर्स हमने कैसे अचीव कर लिए और सारे सिलेक्शंस क्या पीडब्ल्यू से ही हुए हैं क्या। ऑफ कोर्स बेटा कि सारे सिलेक्शंस पीडब्ल्यू से कैसे हो सकते हैं, और एक बच्चा मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में जाता है अलग अलग कोर्सेज के लिए, तो फेयर रिजल्ट्स आपके लिए। तो आप ये मान सकते हो कि पीडब्ल्यू के रिजल्ट्स जो भी होंगे वो बिल्कुल फेयर होंगे और आपको पूरी ईमानदारी के साथ बताया जाएगा कि कौन सा बच्चा किस बैच से सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, यू विल नो एवरीथिंग। जब भी आपको रिजल्ट मिलेगा उसके नीचे आपको ये चीज जरूर मिल जाएगी। ठीक है, खैर चलो, ये जो आप में से कई सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने उनके लिए ये बात बता दी। अब मैं अपना अगला टॉपिक शुरू करने वाला हूं। इज इट ओके? इज इट ओके? ये शुरू करें? लेट्स प्रोसीड। ठीक है बेटा, हाँ यहां पर समझो बेटा, पीजेंट रिवोल्ट इन डेक्कन। सबसे पहले तो बेटा डेक्कन क्या होता है मैं आपको यह बताता हूं। देखो बेटा, आप ज्योग्राफी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या अभी आप आगे पढ़ोगे, तो जब ज्योग्राफी पढ़ोगे ना बच्चा, तो ज्योग्राफी वाले सर आपको बताएंगे कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दोनों तरफ पहाड़ियां हैं। इसको बोलते हैं हम ईस्टर्न घाट, इसको बोलते हैं हम वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच का ये जो एरिया है ना, यहां पर एक प्लेटू है, मतलब थोड़ा सा
अपलैंड है, हाईलैंड है। इस प्लेटू को डेक्कन प्लेटू कहा जाता है। ज्योग्राफी के मास्टर बेटा आपको ये बात पढ़ाए होंगे, आप जानते होंगे। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में ये वाला जो एरिया है ना, इसको हम डेक्कन बुलाते हैं। अब डेक्कन का जो एरिया है, इसमें कई सारे स्टेट्स आते हैं, जैसे इसमें महाराष्ट्र भी आ जाएगा, इसमें कर्नाटका भी आ जाएगा, थोड़ा तमिलनाडु भी आ जाएगा, आंध्रा आ जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा बेटा। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ना, वो डेक्कन प्लेटू में बॉम्बे डेक्कन की बात कर रहे हैं। मतलब डेक्कन का वो हिस्सा जो तब बॉम्बे में या फिर आज के महाराष्ट्र में लोकेटेड है। वी आर टॉकिंग अबाउट बॉम्बे डेक्कन। हम पूरे डेक्कन की बात नहीं कर रहे बेटा, हम डेक्कन के इस हिस्से की बात कर रहे हैं, बॉम्बे डेक्कन। तो डेक्कन का रीजन क्या है, ये मैंने आपको बताया। अब डेक्कन में जो पीजेंट रिवोल्ट हुआ, मैं उसके पीछे का आपको रीजन बताऊंगा बेटा। आपको जब रीजन बताऊंगा तब आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। हो सकता है कि आप फूट फूट कर रो पड़े। मैं चाहूंगा नहीं कि आप इतने ज्यादा इमोशनल हो, लेकिन फिर भी मैं आपको रीजन तो बताऊंगा ही। अब देखो बेटा, महाराष्ट्र के एरिया में अंग्रेजों ने रैयतवारी सेटलमेंट इंप्लीमेंट किया था। महाराष्ट्र के एरिया में जो रैयतवारी सेटलमेंट इंप्लीमेंट किया गया था, इसका मतलब यह था कि अंग्रेज यहां पर पेजेंट से डायरेक्टली टैक्स वसूलते थे। दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट दी revenue policies. In revenue policies, I told you about 3 kind of revenue policies: Rayatwari, Zamindari and Mahalwari. And now in the Bombay region, there was Rayatwari. In Rayatwari, peasants were paying taxes directly to the British. There were no intermediaries in between. So that was the scenario in Maharashtra. When we are discussing about Maharashtra, you can see tax rate was very high. By 1813, crop started failing. When the crop is failing, it is a very genuine perspective that British should waive off the taxes, because peasants will not be able to pay taxes. It is very natural, it is very genuine. But Britishers were not waiving taxes even if the crops were failing. Between 1832 to 34, there were famine, and in famine we were seeing, despite these famines, जहां पर अंग्रेजों को चाहिए था कि वो टैक्स माफ कर दें, उन्होंने टैक्स माफ करने की बजाय फोर्सफुली पीजेंट से टैक्स वसूलना शुरू किया। पीजेंट्स ने मनी लेंडर्स से जब लोन लिया तो वो डेट ट्रैप में फंस गए। वो ऐसा अकाउंट मेंटेन करते थे ना बेटा कि वो टैक्स के ऊपर टैक्स वसूलते थे, जिसको ब्याज का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, टैक्स ऑन टैक्स, कंपाउंड टैक्स वो वसूला करते थे। दैट वाज हार्ड टू पे। ये सब तो चल ही रहा था। अब यहां पर देखो, बॉम्बे डेक्कन में किसान ऑलरेडी परेशान थे, बहुत परेशान थे, लेकिन उनकी परेशानी को अंग्रेज ने अपनी सेल्फिशनेस की वजह से और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब यहां से निकलो बेटा, अमेरिका में जाओ। चलो, अब यहां से निकाल के मैं आपको लेके चलता हूं अमेरिका में। जस्ट इमेजिन करो, ब्रिटेन, अमेरिका, ये कुछ ऐसे इमेजिन कर सकते हो आप। नाउ यू जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि यहां पर देखो, यहां पर है इंडिया, यहां पर इंडिया है, और यहां पर है एक आइलैंड ब्रिटेन, और यहां पर है अमेरिका। ठीक है, यहां पर है अमेरिका यानी कि यूएसए। मैं आपको बता दूं कि कॉटन की सप्लाई ज्यादातर यूएसए से ब्रिटेन को होती थी। ठीक है, यहां पर है ब्रिटेन। ब्रिटेन अपना ज्यादातर कॉटन अमेरिका से मंगाता था। ठीक है, यहां पर मंगाता था। लेकिन फिर क्या हुआ बेटा, 1850 के बाद यहां मसला खराब होने लगा। 1850 के बाद यहां पर सिविल वॉर का माहौल बनने लगा। सिविल वॉर की प्रिपरेशन शुरू हो गई। अंग्रेजों ने इस बात को समझ लिया कि जल्दी ही यहां से कॉटन की सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी। मतलब यूएसए से उन्हें जो कॉटन मिल रहा है वो जल्दी ही मिलना बंद हो जाएगा। अब यहां पर समझो, यहां पर समझो, जब उन्हें यह बात समझ में आया कि जहां जल्दी ही यहां से कॉटन की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो अंग्रेजों ने डाइवर्सिफाई किया। उन्होंने क्या प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग यहां से कॉटन की सप्लाई बंद हो जाने के बाद यहां इस एरिया से कॉटन को उगवाना शुरू कर दें। यहां पर ब्लैक सॉइल का एरिया था, मतलब यहां पर कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा हो सकता था। तो अंग्रेजों ने क्या प्लान किया कि वो अपने कॉटन की सप्लाई अब यहां से लेंगे। मतलब दे वर प्लानिंग कि अब वो कॉटन सप्लाई इंडिया से लेंगे। तो इंडिया में कॉटन की सप्लाई को इनहेंस करने के लिए उन्होंने यहां पर 1850 के बाद ही जो डेक्कन के फार्मर्स थे, उनको, जो डेक्कन फार्मर्स थे, डेक्कन पीजेंट्स, उनसे कहा कि तुम कॉटन उगाओ। पहले वो लोग गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, ये सारी चीजें उगाया करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनको बोला कि तुम कॉटन उगाओ।
अब वो बोले मैं कॉटन क्यों उगाऊं, बोले कि हम तुमसे कम टैक्स लेंगे अगर तुम कॉटन उगाओगे तो। उन्होंने बोला ठीक है, बोले हम तुमको लोन भी देंगे अगर तुम कॉटन उगाओगे तो। उनको लगा अंग्रेज तो इतने अच्छे हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि कॉटन उगाओ, तो उनके कहने पर बेटा हमने कॉटन उगाना शुरू कर दिया। वी स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन। और जब बेटा हमने यहां पर कॉटन को उगाना शुरू किया, व्हेन वी स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन, व्हाट हैपेंड देन, हुआ क्या कि कॉटन की सप्लाई जो इनकी यूएसए से कट हुई 1861 से 65, यहां पर सिविल वॉर शुरू हो गया। 1861 से 65 यहां पर सिविल वॉर शुरू हुआ और कॉटन की सप्लाई अमेरिका से एकदम बंद हो गई। अंग्रेजों ने अपनी तैयारी कर रखी थी, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि कॉटन की सप्लाई उनको इंडिया से हो गई। इंडिया से कॉटन की सप्लाई को बेटर करने के लिए उन्होंने डेक्कन के पीजेंट से यहां पर कॉटन उगवाया और इन लोगों ने कॉटन उगाया। उन्होंने उनका क्रॉपिंग पैटर्न डिस्ट्रॉय कर दिया। वो पहले जो कुछ उगा रहे थे दैट वाज डिस्ट्रॉयड एंड दे स्टार्टेड फोर्सिंग अस टू ग्रो कॉटन एंड वी स्टार्टेड ग्रोइंग, बिकॉज उस पर हमें कम टैक्स देना पड़ रहा था और उस पर हमें कम टैक्स देना पड़ रहा था। एट द सेम टाइम हमें वहां पर इजी क्रेडिट यानी कि लोन भी मिल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ बेटा, 15-20 सालों तक तो बहुत कुछ अच्छा रहा। डेक्कन के पीजेंट्स ने अच्छा कॉटन की सप्लाई अंग्रेजों की करी, लेकिन अंग्रेज बेटा एक नंबर के सेल्फिश लोग थे। थोड़े समय के बाद क्या हुआ कि यूएसए में सिविल वॉर खत्म हो गया और जब यूएसए में सिविल वॉर खत्म हुआ तो यूएसए से कॉटन की सप्लाई रिवाइव हो गई। और जब यूएसए से कॉटन की सप्लाई रिवाइव हुई बेटा, तो उन्होंने इंडिया से कॉटन मंगाना बंद कर दिया। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि यहां के किसानों का क्या होगा, वो क्या करेंगे जब आप उनसे कॉटन लेना बंद कर देंगे। अंग्रेजों ने जैसे ही यहां से कॉटन लेना बंद किया, कॉटन के दाम तेजी से गिर गए। किसान जितनी लागत लगा के कॉटन उगाता था, अब वो कॉटन उतने में भी नहीं बिक रहा था। अंग्रेज जो पहले टैक्स कम लेते थे, क्योंकि अब उन्हें कॉटन की जरूरत नहीं थी तो उन्होंने टैक्स भी बढ़ा दिया। और पहले जो अंग्रेज अपने कॉटन के लालच में उन्हें सस्ता लोन देते थे, उन्होंने वो लोन देना भी बंद कर दिया। इन सबसे कमी नहीं पड़ रही थी तो अचानक से फैमिन आ गया। डेक्कन के सारे किसान बिना खाए मरने लगे। पहले वो गेहूं चावल उगाते थे तो फैमिन की कंडीशन में उनके पास खाने को कुछ तो होता था। अब जब वो कॉटन उगा रहे थे और कॉटन बिक भी नहीं रहा था, जिसको उगवाने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें फोर्स किया, पैटर्न किया, अब वो क्या करते, क्या वो कॉटन खाते? डेक्कन के किसान बहुत ही ब्रुटैलिटी के साथ मरने लगे। उन्हें कुछ समझ में ना आया। उन्होंने अंग्रेजों से मदद मांगी कि आप हमारी हेल्प करिए, हम जिस भी हालत में हैं वो आपकी वजह से है। आपने हमें फोर्स किया कि हम कॉटन उगाएं और जब आपका काम निकल गया तो आपने हमारी बिल्कुल परवाह नहीं की। हमारे बारे में भी तो कुछ सोचते ना कि हम कहां जाएंगे। आपको जरूरत लगी तो आपने हमसे कॉटन उगवाया और जब आपको कॉटन की जरूरत आपकी पूरी हो गई, आपको अमेरिका से कॉटन मिलने लगा, तो जैसे दूध में से मक्खी निकालकर आप फेंक देते हैं, बिल्कुल वैसे उन्होंने निकालकर डेक्कन के फार्मर्स को फेंक दिया। जब फैमिन आया और डेक्कन के लोग मरने लगे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने रिवोल्ट किया। यहां पर शुरू होता है डेक्कन का रिवोल्ट। फैमिन इज इक्वल टू भुखमरी। फैमिन इज इक्वल टू भुखमरी। वही हुआ बेटा, वही हुआ। रिवोल्ट इन 1875 बॉम्बे डेक्कन में। सूपा और पूना में रिवोल्ट शुरू हुए। जल्दी ही 30 गांव इसकी चपेट में थे। पीजेंट्स ने जमींदारों को और मनी लैंडर्स को अटैक किया। उन्होंने डेट अकाउंट जला दिए, जिसको बही खाता कहा जाता था। यह रिवोल्ट 1857 के रिवोल्ट के जैसा ही था। इनिशियली ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को डाउन प्ले किया, ये बोलकर के अरे अरे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही उनको समझ में आ गया कि भाई इससे कुछ नहीं हो पाएगा। आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा कि ये फैमिन क्यों आया है और ये रिवोल्ट्स क्यों हो रहे हैं। अंग्रेजों ने यहां पर एक कमीशन बनाया, एक कमीशन फॉर्म किया गया और कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1848 में 78 में सबमिट किया गया। इसे डेक्कन राइट रिपोर्ट कहा गया। डेक्कन राइट कमीशन ने जो बातें कही वो ये था, पीजेंट्स मल्टीपल पेटिशंस ऑफ इनजस्टिस। किसानों ने कई दफा अंग्रेजों से मदद मांगी थी, ये बोलकर कि हम खाए बिन मर रहे हैं और ये आपकी वजह से हो रहा है, आप हमारी मदद करिए। लेकिन अंग्रेजों ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया और यह बात सच थी कि वो जिस भी हालत में थे वो अंग्रेजों की वजह से ही थे। जो वो कर्ज लेते थे और उन्हें बहुत सस्ता कर्ज मिलता था, जो वो कर्ज लेते थे
और वो कर्ज उन्हें बहुत ही सस्ते में मिलता था, वो कर्ज अब उन्हें सस्ते में नहीं मिल रहा था, उनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मांगा जा रहा था। डेट अकाउंट्स में फेक एंट्रीज की जा रही थी, मतलब फेक डेट्स कलेक्ट किए जा रहे थे। किसान बेचारे अनपढ़ थे, समझ नहीं पाते थे, उन्हें ये मैथमेटिक्स और टेक्निकलिटी समझ में नहीं आती थी। इस चीज को एक्सप्लॉइट किया गया यहां पर और उनके मासूमियत का गलत फायदा उठाया गया इस जगह पर। पीजेंट्स फॉर्मल ब्रिटिश सिस्टम से अनअवेयर थे, तो वो समझ नहीं पाए कि अंग्रेज कब क्या करते थे, और पीजेंट्स को उनकी जमीनों से जबरदस्ती निकाला गया। इन सभी वजहों से किसान नाराज थे और उसके बाद ये रिवोल्ट हुआ। ये था बेटा डेक्कन का रिवोल्ट। डेक्कन के रिवोल्ट में सच में किसानों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ा था और उनकी जिंदगी सच में बेटा बहुत ज्यादा खराब हुई थी। अभी तक इस टॉपिक में मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूं? मैं पढ़ा चुका हूं ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, इशू ऑफ इंडिगो, राजमहल हिल्स, डेक्कन रिवोल्ट। अब मैं आपको ट्राइबल रिवोल्ट और जमींदार जो बंगाल के हैं उनके इश्यूज एंड फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में। ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में, सर ये कमीशन भी ब्रिटिशर्स का ही था? हां जी बेटा, ये ब्रिटिशर्स का ही कमीशन हुआ करता था। तो कई बार वो अच्छे लोग भी होते थे, जब उनको काम ये मिलता था कि भाई आपने बताना ही है क्या गड़बड़ी हुई है, तो वो बताते भी हैं बेटा कि क्या गड़बड़ी हुई है। ट्राइबल रिवोल्ट शुरू करें बेटा। डेक्कन का रिबेलियन समझ गए? हाउस कॉटन प्राइसेस फेल। बेटा इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा ना, किसी चीज की डिमांड घट जाती है तो प्राइसेस गिर जाते हैं। गिर जाने का मतलब है कि अब आपको कोई दाम नहीं देगा अच्छा उसका, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है। खून से बईगा। शुरू करें बच्चा, ट्राइबल रिवोल्ट स्टार्ट करें। एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ तो प्राइसेस डिक्लाइन करके। नहीं बेटा, अभी तो करना पड़ेगा बच्चा, अभी हमने इतना पढ़ा नहीं है ना। अभी नहीं बेटा, अभी ये टॉपिक करेंगे, इस टॉपिक को कर लो बच्चा, उसके बाद। अभी नहीं बच्चा, अभी देखो आज तो मैंने अपनी क्लास में पूरा पढ़ाया भी नहीं, आप लोगों ने तो अभी मेंटोर से बात करी। अभी आपको छुट्टी भी मिली थी होली की, और अभी कुछ ना कुछ छुट्टी पड़ी जाती है बेटा, समझ रहे हो ना। कि अभी देखो फैसिलिटेशन सेरेमनीज होंगी और बहुत सारी शादियां भी हैं फरवरी मार्च के महीने में। कई सारी जगहों से इन्विटेशंस होते हैं, टीचर्स को भी जाना पड़ता है, तो छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो छुट्टियां आपको बीच बीच में वैसे भी मिलती रहती हैं। कम से कम जब टीचर आए और पढ़ा रहा हो टीचर तो प्लीज पढ़ लो बेटा, ठीक है। फिर छुट्टी पड़ जाती है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। कंटिन्यू सर। हाँ जी बेटा, क्योंकि देखो छुट्टी पड़ेगी बेटा, आप उसके लिए परेशान मत हो। यू विल गेट अ लॉट ऑफ हॉलीडेज, लेकिन जब टीचर आए तो उससे पढ़ लो। सबसे पहले मैं बताता हूं ट्राइबल रिवोल्ट के पहले कि ट्राइब्स की लाइफ कैसी थी, ठीक है। हाउ वाज द लाइफ ऑफ ट्राइबल? एक था बेटा झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में कई सारे बच्चा लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया भी। झूम कल्टीवेशन का मतलब यह होता है कि आप एक ही जगह पर खेती नहीं करते, बल्कि जंगल के आप एक हिस्से को साफ करते हैं, वहां एग्रीकल्चर करते हैं, और जब एग्रीकल्चर वहां पर हो जाता है तो वो किसी और जगह पर शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। झूम झूम के कल्टीवेशन करते हैं, इसीलिए इसको झूम कल्टीवेशन कहते हैं, ठीक है। झूम झूम के कल्टीवेशन करना इज झूम कल्टीवेशन। उस झूम कल्टीवेशन के बाद फिर वो दूसरी जगह पे जाते हैं, वहां कल्टीवेशन करते हैं। तो ट्राइब्स बेटा झूम कल्टीवेशन करते थे। दूसरा, जो ट्राइबल्स थी वो हंटर गैदरर हुआ करते थे। हंटर का मतलब होता है कि हंटिंग करना, शिकार करना। गैदरिंग का मतलब कि फॉरेस्ट में आपको जो कुछ भी मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रही हैं, मेडिसिन मिल रही हैं, ग्रेन्स मिल रहे हैं, तेंदू लीव्स मिल रही हैं, आप उसको कलेक्ट कर रहे हो, तो आप गैदरर भी हो, गैदरिंग भी कर रहे हो। खोन्स उड़ीसा में पाए जाते थे, एक ट्राइब है। बैगा सेंट्रल इंडिया में पाई जाने वाली एक ट्राइब है। ये दोनों ही हंटर गैदरर हुआ करते थे। ये तो दूसरा हो गया। तीसरा बेटा हर्डर्स होते थे। ये हर्डर्स होने का मतलब ये है बेटा कि ये एनिमल डोमेस्टिकेशन करते थे। अभी एनिमल डोमेस्टिकेशन से व्हाट डू वी मीन? ये लोग जानवर वगैरह पालते थे और उनसे जो कुछ भी प्रोड्यूस मिलता था वो उसको भी अवेल करते थे, ठीक है। फिर ये कुछ सेटल्ड कल्टीवेशन भी करते थे, जैसे देखो वन गुर्जर, लबादी, गद्दी और बकरावाल ट्राइब, ये सभी हर्डर्स होते थे बेटा। ये एनिमल का डोमेस्टिकेशन किया करते थे, ठीक है। पैरेलली आप यहां पर यह भी समझो बेटा कि कुछ ऐसी भी ट्राइब्स थी जो सेटल्ड एग्रीकल्चर करती थी, जो रिवर्स के पास होती थी बच्चा,
वो सेटल्ड एग्रीकल्चर करती थी। तो ये तो एक बात हो गई। अभी देखो ट्राइब्स जो थी वो एक ट्रेडिशनल सेटअप में रहती थी। ट्रेडिशनल सेटअप में रहने का मतलब क्या है बच्चा, कि वहां पर उनका एक ट्राइबल चीफ होता था। ट्राइबल चीफ ट्राइब के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता था, और अगर उनका आपस में झगड़ा हो जाए तो झगड़े का निपटारा भी करता था। हर ट्राइब का अपना एक अलग कल्चर होता था। ट्रेड वो बार्टर से करते थे, जिसको लेन देन कहा जाता था। भाई तुम हमें कुछ दे दो, हम तुम्हें कुछ दे दें, ठीक है। वो किसी भी आउटसाइड इंटरवेंशन से अलग थे। अंग्रेजों के आने से पहले ट्राइब्स आइसोलेटेड थी, अपनी जिंदगी में मस्त थे, खुश थे, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज यहां पर आए तो उन्होंने उनकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया बेटा, डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रिटिशर्स जब प्लेन एरिया में सभी लोगों को एक्सप्लॉइट कर चुके तो वो जंगलों में घुसे उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए। दे एंटर्ड इन फॉरेस्ट एंड स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग देम। अब देखो ब्रिटिश रूल का इंपैक्ट यहां पर क्या रहा। ब्रिटिश रूल के इंपैक्ट के बारे में अगर मैं यहां पर डिस्कशन करूं तो, ठीक है, क्या रहा इंपैक्ट। हां, इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन ट्राइबल लाइफ्स। ट्राइबल्स की जिंदगी पर क्या इंपैक्ट पड़ा इस कॉलोनियल रूल का। सबसे पहले बेटा कि अंग्रेजों ने जंगलों में जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों की फ्रीडम थी, उस फ्रीडम को खत्म कर दिया। सोनम कहती हैं कि सर ये किस जगह के ट्राइब की बात हो रही है। सोनम बेटा ये पूरे इंडिया के ट्राइब की बात हो रही है। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, ये एग्जांपल्स सब अलग अलग जगह के एग्जांपल्स हैं। जैसे देखो बेटा, खोंस उड़ीसा के थे, बैगा सेंट्रल इंडिया के थे, वन गुर्जर, लबादी, गद्दी और बकरवाल ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ट्राइब्स हैं। तो हम किसी एक एरिया के ट्राइब के बारे में बात नहीं कर रहे बेटा, हम ओवरऑल पूरे भारत के ट्राइब के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ट्राइब के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि रोहित बताते हैं। रोहित ने बिल्कुल सही बताया बेटा। अब अंग्रेजों के आने के बाद उनकी लाइफ कैसे इंपैक्ट हुई बेटा। सबसे पहले तो अंग्रेजों ने फॉरेस्ट लॉ बनाकर जो रिस्ट्रिक्शंस थे ट्राइबल्स के ऊपर उन्हें इंपोज किया। उनकी जिंदगी जो पहले बहुत ही ज्यादा आसान थी और जंगलों में उनके पास जो पूरी फ्रीडम थी, उस फ्रीडम को यहां पर खत्म कर दिया गया, उस सिचुएशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब ट्रेड में देखो बेटा, जो ट्राइबल्स थे वो सिल्क प्रोड्यूस करते थे। सिल्क ट्राइबल्स से प्लेन एरिया के लोग या मर्चेंट्स खरीद लेते थे। वो लोग बहुत महंगे रेट पर जाकर उन चीजों को बेचा करते थे, लेकिन इन रिटर्न ट्राइबल्स को क्या मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। वो बहुत ही कम दाम पर अपना सिल्क बेच देते थे और इंटरमीडियरीज बीच में सारा पैसा खा जाते थे। तो ट्रेड में भी उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, तो ट्रेडर्स के तौर पर भी उन्हें बहुत नुकसान हुआ। अब बेटा क्या हुआ कि जल्दी ही अंग्रेजों ने जाकर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को खत्म कर दिया और उन्होंने ओवरऑल शुरू कर दिया, ठीक है, उन्होंने शुरू किया सेटल्ड एग्रीकल्चर। और सेटल्ड एग्रीकल्चर में क्या हुआ बच्चा, कुछ लोग एग्रीकल्चर करने लगे, कई सारे लोग काम की तलाश में बाहर जाने लगे। जो लोग बाहर काम करने गए उनका बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया, उन्हें बहुत ही कम वेजेस मिलते थे, उन्हें कोल माइंस में बिहार में काम करवाया गया। और ये माइनर्स की जिंदगी बेटा बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है, बहुत खराब होती है। रिजल्ट क्या हुआ बेटा, कुछ रिवोल्ट्स हुए। अगर ट्राइबल्स को इतना ज्यादा परेशान किया जाएगा तो वो रिस्पॉन्ड तो करेंगे, इट इज वेरी नेचुरल। एवरीवन हु विल बी एक्सप्लॉइटेड विल रिस्पॉन्ड, सो यू विल फाइंड ट्राइबल रिस्पॉन्स हियर। ट्राइबल रिस्पॉन्स आपको मेजर रेबेलियन के फॉर्म में देखने को मिलता है। यहां पर एक रिवोल्ट होता है कोल रेबेलियन, कोल ट्राइब यहां पर रेबेल करती है। यहां पर बेटा एक्सटर्नल इंट्रूजन और ऑपरेशन की वजह से कोल रेबेलियन होता है। 1831-32 में छोटा नागपुर प्लेटू के एरिया में यानी कि झारखंड के रीजन में आपको ये रेबेलियन देखने को मिलेगा। इसके लीडर बेटा बुद्धू भगत थे। वो बुद्धू नहीं थे बेटा, उनका नाम बुद्धू था। बुद्धू दोनों ने बाकी सबको बनाया था, ठीक है। सिमिलरली बच्चा संथाल रेबेलियन होता है। संथाल रेबेलियन के बारे में मैंने आपको पूरा बताया था। 1855-56 में झारखंड के राजमहल हिल्स में रेबेलियन हुआ। सिद्धू और कान्हू हाई टैक्सेस के अगेंस्ट में रेबेल करते हैं। फिर बेटा बस्तर रिवोल्ट होता है। बस्तर रिवोल्ट 1910 में हुआ। बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ के एरिया में रेबेलियन हुआ। इसके जो लीडर थे वो गंगोधर हुआ करते थे, जो इंटरमीडियरीज के अगेंस्ट में रिवोल्ट करते हैं। वर्ली रिवोल्ट होता है बेटा 1940 में। वर्ली कम्युनिटी महाराष्ट्र की रिवोल्ट करती है। इसके जो लीडर थे वो गोदावरी पुरस्कर हुआ करते थे। इन्होंने लैंड राइट्स की डिमांड करी। फिर बेटा मुंडा रेबेलियन होता है। मुंडा रेबेलियन बेटा बहुत ही ज्यादा खास हुआ करता था, ठीक है। 1890s में बेटा
छोटा नागपुर प्लेटू में झारखंड में रेबेलियन हुआ था। इसके जो लीडर हुआ करते थे वो बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये 1875 में बॉर्न थे। इनकी एजुकेशन एक मिशनरी स्कूल में हुई थी और क्रिश्चियन मिशनरियों ने इनको समझा बुझाकर ईसाई बना लिया। हालांकि बाद में इनको समझ में आया और ये बाद में फिर से वैष्णव बन गए, भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और इन्होंने बाद में अपना खुद का धर्म बनाया, जिसको इनके नाम के ऊपर बिरसा मुंडा, इनकी बिरसा नाम के ऊपर बिरसाइट रिलीजन कहा गया। तो इनका एक बिरसाइट रिलीजन शुरू हुआ। इन्होंने मुंडा उलगुलन की शुरुआत की। उलगुलन का मतलब होता है ग्रेट रिवोल्ट। इन्होंने एक बड़ा सा रिवोल्ट शुरू किया बेटा। हमने क्या देखा, इन्होंने मुंडा रेबेलियन की इसके पहले की स्टोरीज से सीखा और एक रेबेलियन जमिनेट किया बाकी की मुंडा ट्राइब को इकट्ठा करके। इनके रेबेलियन को देखते हुए लोग इनको धरती अब्बा बुलाते थे, फादर ऑफ द लैंड बुलाते थे। लोग इनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। 1890s में जब इन्होंने रिवोल्ट किया तो इनको गिरफ्तार किया गया। 1895 में हालांकि हमने देखा इनकी गिरफ्तारी के बाद 1897 में 2 साल के बाद इनको छोड़ दिया गया। When he was released, he started his rebellion again। ठीक है, इन्होंने फिर से रेबेलियन शुरू किया। हमने देखा कि अंग्रेजों ने फिर से इनको गिरफ्तार किया और 1900 में ये जेल में ही कॉलरा से इनकी डेथ हो जाती है। ये हमेशा आउटसाइडर्स यानी कि ड्यूकूज का अपोज करते रहे थे। बिरसा मुंडा वॉज अ ग्रेट रेबेलियन और मुंडा कम्युनिटी आज भी उनको एक भगवान की तरह पूजती है। लोग उन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। हम बहुत ही ऑनर के साथ उनको आज याद करते हैं। बिरसा मुंडा के ऊपर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ये तो देखो मुंडा रेबेलियन यानी कि ट्राइबल्स के रिस्पॉन्स के बारे में बात है। अगर ट्राइबल्स के अगेंस्ट में यहां पर रिवोल्ट हुआ, ट्राइबल्स को अगर यहां पर ऑप्रेस किया गया तो ट्राइबल्स ने भी रिस्पॉन्ड किया। ये तो बात हो गई बेटा ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब हम जमींदारों के मुद्दे के बारे में बात करेंगे। जमींदारों का मुद्दा देखेंगे, 5th रिपोर्ट देखेंगे। बस ये 2 बातें देखेंगे, ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा। तो बताओ बेटा तैयार हो? शुरू करें। इशू ऑफ जमींदार्स ऑफ बंगाल। बंगाल के जमींदारों का मुद्दा समझाऊं मैं आपको? बताओ बेटा। सर रिवोल्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे? हाँ जी बेटा, बाकी की क्लासेस में हम रिवोल्ट्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। डेफिनेटली हम रिवोल्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। सर दे सेड बुलेट्स विल नॉट डू एनीथिंग। हाँ जी बेटा, वो बोलते थे कि अंग्रेज गोली चलाएंगे तो ऊपर फूल बन के बरसेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं था बेटा। गोली तो गोली होती है, लग जाती है। यस सर, यस सर, यस सर। बिल्कुल सर, स्टार्ट कीजिए। लेट्स गो। ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे जमींदार्स ऑफ बंगाल के बारे में। बेटा जमींदारी सिस्टम, आई टोल्ड यू, जमींदारी सिस्टम के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो बताया था कि जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया और किसान बन गए टेनेंट। टेनेंट जो बने उनके पास जमीन का कोई मालिकाना हक नहीं था। दे वर नॉट द ओनर ऑफ द लैंड। दैट्स व्हाई दे कुड बी फोर्स्ड टू एविक्ट देयर लैंड एनी टाइम, इवन इफ दे आर पेइंग देयर टैक्सेस वेरी टाइमली, स्टिल दे कुड बी फोर्स्ड to leave their land. So the condition of peasants was very painful in zamindari system, and that was not the case with the peasants only. Even zamindars were not in a very good condition in zamindari system. You must understand, each and every zamindar was not brutal. Each and every zamindar was not oppressive. If they are witnessing that the situation of famine is occurring and the taxes cannot be collected, how will they force peasant to pay taxes? They are living in the same village. They know each and everyone personally. So how will you whip a peasant to collect taxes when you exactly know that peasant does not have anything? So that was the case with the zamindars. If zamindars were not capable of paying their taxes on due date, even their zamindari was abolished. Their zamindari was snatched by the Britishers. So the zamindari system was not only oppressive to the peasants but also with the good zamindars. That was also the case there. ये भी एक मसला था। ये मुश्किल केवल जमींदारों की नहीं थी, किसानों की भी थी, और दोनों ही जमींदारी सिस्टम में परेशान थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब यहां पर जमींदारी सिस्टम शुरू किया तो परमानेंट सेटलमेंट आया और परमानेंट सेटलमेंट के बाद जमींदारी सिस्टम आ गया। अब जमींदार जमीन का मालिक बन गया तो हाई रेवेन्यू डिमांड की वजह से वो कई बार अपना टैक्स पे नहीं कर पाता था। तो हमने क्या देखा कि बर्दवान जो बंगाल का रीजन था बेटा, ठीक है, उसमें 75% स्टेट में जमींदारों ने डिफॉल्ट किया। क्यों?
क्योंकि इतना ज्यादा टैक्स वो मांग रहे थे कि इट वॉज वेरी हार्ड फॉर दी जमींदार्स टू पे। ठीक है, उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो टैक्स पे कर पाए। जमींदार्स जब अपना टैक्स नहीं पे कर पाते थे बेटा, तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। सारा जमींदार राक्षस नहीं था बेटा। जब उसे पता है कि किसानों के पास कुछ भी नहीं, तो वो कैसे मारपीट के टैक्स वसूलेगा। और फिर जब वो टैक्स नहीं पे कर पाता था, तो अंग्रेज उसकी जमींदारी नीलाम कर देते थे। दैट वॉज हैपनिंग देयर, दैट वॉज हैपनिंग देयर, एंड दैट वॉज अ ग्रेव प्रॉब्लम। मुश्किल बहुत ज्यादा थी। बर्दवान के ऑक्शन में 95% लैंड किसी एजेंट या सर्वेंट जो राजा के बर्दवान के राजा थे, उन्होंने वापस से सिक्योर कर लिए। जमींदार जो डिफॉल्ट करते थे ना, वो जमींदारी सिस्टम में बहुत ही ज्यादा कॉमन था। आखिर जमींदार्स ये डिफॉल्ट करते क्यों थे? वो डिफॉल्ट क्यों करते थे? अगर आप उसके रीजंस ट्रेस करेंगे, रीजंस क्या थे जमींदारों के डिफॉल्ट करने के? सबसे पहले टैक्स डिमांड बहुत ही ज्यादा हाई थी। इतना ज्यादा टैक्स मांगा जाता था कि वो पे नहीं कर पाते थे। दूसरा, फ्लड या फैमिन आ जाए तब भी कोई रियायत नहीं थी बेटा। ठीक है। तीसरा, स्ट्रिक्ट डेडलाइन होती थी पेमेंट की, जिसको सनसेट लॉ बुलाया जाता था। एक तय तारीख पर सनसेट से पहले टैक्स पे करना होता था। एग्जाम्पल के तौर पे आज है तारीख 6 मार्च। अगर उन्होंने बोला है कि 6 मार्च को आपने टैक्स देना है तो 6 मार्च को सूर्यास्त होने से पहले आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने सूर्यास्त होने के पहले टैक्स पे नहीं किया तो आपकी जमीन से आपका राइट छीन लिया जाएगा। सनसेट लॉ वॉज वेरी हार्श, कोई रिलैक्सेशन नहीं था अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो। जमींदार अपना ट्रेडिशनल राइट लूज कर देते हैं। जमींदारों से कहा गया, जमींदार हो जमींदार रहो, टैक्स को वसूलो, तुम्हारे पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का कोई राइट नहीं है, तुम्हारे पास कोई जुडिशियल राइट नहीं है। जो कि ट्रेडिशनली जमींदार सरपंच की तरह काम करते थे, आपसी झगड़ा निपटा देते थे, लॉ एंड ऑर्डर लठैतों के जरिए मेंटेन कर देते थे। वो राइट्स उनसे छीन लिए गए। हमने क्या देखा कि सबसे गंभीर प्रॉब्लम थी जोतेदारों की। सबसे गंभीर प्रॉब्लम है जोतेदारों की। जोतेदार क्या थे बेटा? जोतेदारों के बारे में मैं आपको बताता हूं। मान लो बेटा कि मैं एक बहुत बड़ा जमींदार हूं और बेटा सागर को मैं एग्जाम्पल में लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि सागर मेरी जमींदारी में एक जोतेदार है। सागर बहुत अमीर आदमी है, सागर मर्चेंट आदमी है, व्यापार भी करते हैं, मनी लेंडर भी हैं, पैसा भी लेंड करते हैं, तो इनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। जब भी कोई किसान अपना टैक्स नहीं पे कर पाता और मैं किसी किसान से बोलूंगा भाई मैं इसकी जमीन छीन रहा हूं, इसकी जमीन कोई और लेना चाहेगा, तो कोई दूसरा किसान हामी नहीं भरता था, बोलता था मालिक हमारे पास ऑलरेडी इतनी जमीन है, हम इसी का टैक्स पे कर लें, बहुत बड़ी बात है। सागर उछल के पहले आ जाते हैं, बोलते हैं हम आपको दे देंगे टैक्स, हमको दे दीजिए जमीन। सागर ने मेरे पूरे जमींदारी का 10% जमीन ले रखा है। सागर खुद खेती करते नहीं है, सागर ने लेबर से खेती करवाए रखी है, लेबर से हायर करके उनसे खेती करवाते हैं। सागर मेरी जमींदारी के अंदर एक बहुत बड़े जोतेदार है। जोत का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड। जिसके पास एक बड़ा पीस ऑफ लैंड होता है उसको जोतेदार कहा जाता है। मैं जमींदार हूं और मेरे अंडर में सागर जोतेदार है। धीमे धीमे सागर के पास खूब सारी जमीन आ चुकी है। अब ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर सागर अपने 10% लैंड का टैक्स मुझे ना दे ऑन टाइम, तो मैं अपना जमींदारी का जो टैक्स बनता है अंग्रेजों को वो पे नहीं कर पाऊंगा। जोतेदार के पास यानी कि सागर के पास इतनी जमीन है कि अगर सागर समय पर अपना टैक्स ना दें तो एग्जैक्टली मैं डिफॉल्ट कर जाऊंगा। मैं सागर के ऊपर डिपेंडेंट हो गया हूं और सागर एक जोतेदार है। सागर के साथ दिक्कत क्या है? सागर ना केवल जोतेदार है बल्कि ये एक एस्पायरिंग जमींदार भी है। सागर के मन के कोने में कहीं ना कहीं तो यह है कि देवेंद्र सर हट जाते तो हम ही जमींदार बन जाते। और यह करने के लिए सागर को कुछ और करना भी नहीं है। सागर को बस टाइम पर मुझे टैक्स नहीं देना है और मैं सनसेट लॉ ब्रीच कर दूंगा और वो मेरी जमींदारी नीलाम कर देंगे अंग्रेज।
और अंग्रेज जब मेरी जमींदारी नीलाम करेंगे तो बेटा जानते हो कौन जाएगा नीलामी में बोली लगाने? यही धोखेबाज सागर। ये धोखेबाज सागर जिसकी वजह से मैं अपना टैक्स पे नहीं कर पाया हूं, यही सागर जाएंगे मेरी जगह पे बोली लगाने और मेरी जमींदारी सागर के पास चली जाएगी। सागर के पास पैसा बहुत है। दैट वॉज द प्रॉब्लम बेटा। सागर एक जोतेदार है बेटा। बंगाल में जोतेदारों की बहुत प्रॉब्लम थी। सागर के जैसे ना जाने कितने जोतेदार थे जो बहुत बड़े जोतेदार थे, जिनके पास बहुत जमीन थी और ये अक्सर टैक्स होल्ड कर लेते थे और होल्ड करके ये जमींदारों को डिफॉल्ट करवा देते थे। अगर एक ऑर्डिनरी किसान टैक्स पे ना करे तो मेरे पास लठैत है, मैं भेज के उसको पिटवा दूंगा, लेकिन सागर को मैं कैसे पिटवा दूं? सागर तो खुद ही 10 लठैत लेके घूमते हैं। अगर मैं सागर को अपने लठैतों से पीटने के लिए भेजूं तो सिविल वार हो जाए। सागर तो लड़ने को तैयार बैठे। तो बेटा जैसे मैंने कहानी बताई सागर की, सागर जो कि एक जोतेदार हैं, वो एक एस्पायरिंग जमींदार हैं। तो जोतेदारों ने बेटा बहुत जमींदारों को परेशान करके रखा था और इन्होंने बहुत सारे जमींदारों की जमींदारी को डिफॉल्ट करवाया। तो जमींदारों के डिफॉल्ट करने का एक बहुत बड़ा कारण जोतेदार भी हुआ करते थे। तो ये तो कहानी रही बेटा जोतेदारों के बारे में। जोतेदारों के बारे में ये स्टोरी मैंने आपको सुना दी, ठीक है। अब थोड़ा सा लास्ट में मैं आपको 5th रिपोर्ट के बारे में बता देता हूं, बहुत ब्रीफली मैं आपको 5th रिपोर्ट के बारे में बता देता हूं। एकदम लास्ट में ये टॉपिक फिनिश्ड है। 5th रिपोर्ट एक बहुत ही बेसिक सी रिपोर्ट है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा एंड द टॉपिक विल एंड हियर। अगर आप सब एकदम तैयार हैं 5th रिपोर्ट समझने के लिए, जानने के लिए, तो फिर मुझे बताइए, मैं आपके 5th रिपोर्ट की कहानी को आगे बढ़ाता हूं। अगले टॉपिक में रिवोल्ट ऑफ 1857 समझेंगे। तैयार रहना, रिवोल्ट ऑफ 1857 इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल ऑल एंजॉय द टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857। बट अभी के लिए तो आप 5th रिपोर्ट नॉट रिवोल्ट, 5th रिपोर्ट को समझने के लिए तैयार हो जाइए। जस्ट बी रेडी टू अंडरस्टैंड द 5th रिपोर्ट। एकदम लास्ट में हम 5th रिपोर्ट को यहां पर समझेंगे। चलो बेटा, कंपनी इंडिया में क्या करती थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट अक्सर इसकी रिपोर्ट अंग्रेजों से मांगती थी और अंग्रेज समय समय पर उसकी रिपोर्ट तैयार करके ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंपते भी थे। ऐसी मल्टीपल रिपोर्ट्स अंग्रेजों ने तैयार करके कंपनी से मांगी भी है और मल्टीपल रिपोर्ट्स उन्हें दी भी गई है। लेकिन वो सारी रिपोर्ट्स उतनी खास नहीं रही बेटा जितनी खास रही 5th रिपोर्ट। ये 5वें नंबर की रिपोर्ट है। ये जो 5वें नंबर की रिपोर्ट है, ये जो 5वें नंबर की रिपोर्ट है बेटा, जिसको हम 5th रिपोर्ट बोलते हैं, इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में सबमिट किया गया था। इस रिपोर्ट में बेटा 1002 पेजेस थे, जिसमें 800 पेजेस अपेंडाइसिस से डेडिकेटेड थे। यहां पर पेटिशंस थी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की रिपोर्ट्स थी, रेवेन्यू डेटा था, एडमिनिस्ट्रेटिव नोट्स थे बंगाल और मद्रास के। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेटा था जो यहां पर 5th रिपोर्ट में दिया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, ये कोई पहली रिपोर्ट नहीं थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट सर्टेन इंटरवल्स पे कंपनी से कहती थी कि आप इंडिया में जो कुछ भी कर रहे हैं उसका रिपोर्ट हमको दीजिए, और समय समय पर कंपनी रिपोर्ट देती भी थी। लेकिन 5वीं वाली रिपोर्ट बहुत खास थी बेटा। 5th रिपोर्ट बेटा 1002 पेज की रिपोर्ट थी जो कि 1813 में सबमिट की गई थी। अब इसको एक सेलेक्ट कमेटी को सौंपा गया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस रिपोर्ट के ऊपर प्रॉपर डिबेट एंड डिस्कशन भी किया था। यह रिपोर्ट इंडिया के बारे में थी। इंडिया के बारे में जितना स्पेसिफिक डेटा हमें इस रिपोर्ट से मिलता है ना, वो रेयरली कहीं से मिलता है। जब हम इंडिया की उस समय की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और इंडिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं बेटा, तो ये 5th रिपोर्ट बहुत काम की थी। 5th रिपोर्ट में अंग्रेजों का एकदम क्लियर और स्पेसिफिक डेटा हुआ करता था और उस डेटा को हम यहां पर क्लियरली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने क्या देखा कि जब ये 5th रिपोर्ट वहां पर पब्लिश की गई तो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ इस 5th रिपोर्ट का, क्योंकि जिसमें बताया गया था वो बहुत ही एस्टॉनिशिंग था। बहुत हाई लेवल का एक्सप्लॉयटेशन इंडिया में हो रहा था, कंपनी के ऑफिसर्स बहुत पैसा खा रहे थे, ह्यूज लेवल ऑफ करप्शन चल रहा था इंडिया में, और इन सभी करप्शंस के बारे में पीपल वर ऑल अवेयर अबाउट दैट। तो ऑल द करप्शन दैट वाज गोइंग ऑन देयर वाज वेरी हाईलाइटिंग इन दिस 5th रिपोर्ट। 5वीं रिपोर्ट में जो डेटा हमें देखने को मिलता है, आप उसको देखो। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को यहां पर चैलेंज किया गया। प्राइवेट ट्रेडर्स यहां पर करप्शन में
इन्वॉल्व थे उनके बारे में भी पता चला, और नेशनल बेनिफिट्स के कंसर्न्स के बारे में भी यहां पर पता चला। हमने क्या देखा कि कंपनी के ऑफिसर्स का जो मिसमैनेजमेंट था वो खुलकर लोगों के सामने आया, और पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन की बात भी की गई, और यह भी कहा गया कि हमें सर्टेन इंटरवल्स पर ऐसी रिपोर्ट्स चाहिए। फिफ्थ रिपोर्ट के मायने क्या थे, फिफ्थ रिपोर्ट क्यों खास थी, ये मैंने आपको यहां पर बता दिया है। और फिफ्थ रिपोर्ट आज हमारी हिस्ट्री राइटिंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मैंने इस बारे में भी आपको बताया। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट्स हियर। यहां पर चैप्टर नंबर 3 पर बात हो चुकी है। इन द टुमारोज सेशन वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 में जो हमारा डिस्कशन होगा, जो हमारी बातचीत होगी, दैट विल बी अबाउट सर ये रिपोर्ट कौन देता था? बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी रिपोर्ट देती थी। अश्विनी का सवाल है कि ये जो है रिपोर्ट बनाता कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी रिपोर्ट बनाती थी। एग्जैक्टली ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू वेरी मच टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।